आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो 15 सप्ताह का है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसके 5 क्रेडिट स्कोर निर्धारित किए गए हैं। उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे डिजिटल साक्षरता मिशन को ध्यान में रखते हुए आप सभी के आत्मीय सहयोग से हम लोग तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी ज्ञान अनुष्ठान विगत 2 वर्षों से लगातार चला रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हमारी 19वीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला है, जिसका विषय है भाषा प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धि। एक वर्तमान समय की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है और आज इस विषय पर हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाने के लिए एक नई दृष्टि, एक नई रोशनी, एक नई ज्योति देने के लिए आचार्य धनजी प्रसाद केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से जुड़े हुए हैं। सर का मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में जिनके लगातार प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन से हम इन ज्ञान अनुष्ठान को आप सभी के पास निःशुल्क इस डिजिटल पटल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर अभी जुड़े नहीं हैं, अभी 2-4 मिनट में सर जुड़ जाएंगे। मैं परोक्ष रूप से उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूं भारत के विभिन्न प्रांतों एवं विश्व के कई देशों से हमारे सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का आज के इस ज्ञान अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम को सीधे रूप से आगे बढ़ाता हूं और आप सभी को पता है कि किसी भी विद्वान से मैं आग्रह करूं कि जो विषय है, विषय पर हम सभी की ज्ञान चेतना को बढ़ाएं। उसके पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं रखना चाहूंगा। वैसे आचार्य धनजी प्रसाद सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक पटल की गरिमा होती है, उस गरिमा की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आचार्य धनजी प्रसाद जो भाषा विज्ञान की दुनिया के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, हम सभी भली भांति अवगत हैं। शब्दों की दुनिया में कुछ लोग केवल भाषा का अध्ययन नहीं करते बल्कि उसकी धड़कनों को सुनते हैं। आचार्य धनजी प्रसाद ऐसे ही विद्वान हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य भाषा विज्ञान के रूप में आप हिंदी और भाषा विज्ञान की अकादमिक परंपरा को नई दिशाएं दे रहे हैं। रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और प्रोक्त विश्लेषण आपके चिंतन के प्रमुख आयाम हैं। भाषा शिक्षण से लेकर प्राकृतिक भाषा संसाधन और कृत्रिम बुद्धि तक आपका ज्ञान विस्तार आधुनिक समय की बदलती भाषिक जरूरतों का आईना है। आपके व्यक्तित्व को देखकर हम कह सकते हैं कि आपके लिए भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना और संस्कृत की जीवंत अभिव्यक्ति है। स्वर्ण पदक से अलंकृत आपकी शैक्षिक यात्रा और भाषा विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपकी मेधा और साधना के साक्षी रहे हैं। आपकी लेखनी ने भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त और तकनीकी पक्षों को एक साथ साधने का भरपूर प्रयास किया है। अर्थ विज्ञान, हिंदी का संगणकीय व्याकरण और भाषा विज्ञान का सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं तकनीकी पक्ष जैसी कृतियां आपकी विद्वत्ता की पहचान है। भाषा प्रौद्योगिकी पर आपका सतत कार्य हिंदी को डिजिटल युग की वैज्ञानिक आवश्यकताओं से जोड़ता है। हिंदी सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में आपके प्रयास भाषा को प्रयोगशाला से निकालकर तकनीक के विस्तृत आकाश तक ले जाते हैं। शोध पत्रों, पुस्तकों, पुस्तक अध्यायों और ई सामग्री के माध्यम से आपका अकादमिक योगदान निरंतर विस्तृत रहा है। अनेक शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर आपने ज्ञान की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसमें गुरु स्वयं एक दीपक बनकर अनेक दीप प्रज्वलित करते रहते हैं। देश विदेश की संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता आपके व्यापक अकादमिक सरोकारों को रेखांकित करती है। भाषा और प्रौद्योगिकी के संगम पर खड़े होकर आप हिंदी के भविष्य को केवल देखते नहीं हैं महोदय, अपितु उसे गढ़ने की कोशिश भी बखूबी किया करते हैं। आपके चिंतन में परंपरा की जड़ें हैं तो तकनीक की उड़ान भी, व्याकरण की सूक्ष्मता है तो कृत्रिम बुद्धि की संभावनाएं भी। आपकी विद्वत्ता का यही खूबी है कि आप शब्दों को केवल परिभाषित नहीं करते हैं, उसके भीतर छिपे अर्थ संसार को भी प्रकाशित करने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। आपके व्यक्तित्व को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक शायर की वह लाइन याद आती है, लफ्जों को हुनर दे तो बात बनती है।
आचार्य धनजी प्रसाद की साधना इस बात को चरितार्थ करती हुई हमेशा मुझे दिखाई पड़ती रहती है। भाषा विज्ञान के आकाश में आपका योगदान एक ऐसे सितारे की तरह है जिसकी रोशनी शोध, शिक्षा और भाषा प्रौद्योगिकी इन तीनों दिशाओं को आलोकित करती है। अभी तक महोदय की 11 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और एक प्रकाशनाधीन है। अभी हाल ही में चूंकि भाषा प्रौद्योगिकी पर ही सर हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, तो भाषा प्रौद्योगिकी पर ही आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रकाशित की गई है, और मेरा सौभाग्य है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह पुस्तक मेरे हाथ में भी है। मैं चाहूंगा कि सर अपने व्याख्यान के दौरान थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में भी जितने हमारे सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें एक दृष्टि देने का प्रयास करें कि वो कैसे, अगर बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो पूछते हैं कि हम इस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें। तो मैं सर से समग्र रूप से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि आज इस विषय पर हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाएं, एक नई दृष्टि प्रदान करें। हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमेश कुमार प्रजापति जी। आपने कुछ अधिक ही विस्तार से यह परिचय दिया। इतना अधिक विस्तृत मेरा परिचय नहीं है, बस भाषा विज्ञान भाषा प्रौद्योगिकी का अध्येता हूँ और हिंदी के लिए अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः ये 2 पंक्तियाँ पर्याप्त हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, जो कि हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय में के अध्यक्ष हैं और भाषा प्रौद्योगिकी विषय को लेकर के हिंदी विभाग में होते हुए भी पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं, और तब से सक्रिय हैं जब भी अभी भाषा प्रौद्योगिकी भारत में आकार ले रहा था, लोग इस विषय को जानना प्रारंभ कर रहे थे। और डॉक्टर उमेश जी लगातार जो है जुड़े रहते हैं इन कार्यक्रमों से और वक्ताओं की खूब तारीफ करते हैं ताकि अगले कार्यक्रम में पुनः आए। खैर, अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इसलिए भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जो है कोशिश रहती है कि हम लोग भी थोड़े जुड़ जाएं और आप लोगों से बातचीत करने का एक अवसर मिल सके। भाषा और भाषा प्रौद्योगिकी, हिंदी के लिए सॉफ्टवेयर विकास, ये सब चीज़ों को लेकर के कुछ काम मैंने किए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि भाषा और भाषा प्रौद्योगिकी नाम से एक मेरा ब्लॉग है जिस पर 2000 से अधिक विषयों पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। अभी जिस पुस्तक की चर्चा उमेश जी कर रहे थे, उसी पुस्तक के संदर्भ को लेकर आज के व्याख्यान की भी बात हुई थी। उमेश जी ने यह पुस्तक विशेष रूप से मंगाई पढ़ने के लिए, और फिर आपने ही फीडबैक दिया कि जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर काफ़ी हद तक प्रकाश डाला गया है। तो अच्छा लगा मुझे भी कि चलिए काम आ रही है मेरी मेहनत, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसको लेकर के चर्चा भी कर ली जाए आप लोगों के साथ। और इस क्रम में आज की जो मुख्य चर्चा है वो इसी पुस्तक के 6वें अध्याय को लेकर है, क्योंकि पुस्तक की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि पुस्तक बोल नहीं सकती। वो ज्ञान आप कितना भी महान दीजिए, ज्ञान जो है कितना भी व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करिए, बहुत सी बातें हैं जो पाठकों के मन में रह जाती हैं, और ऐसा लगता है कि अगर वो लेखक से संवाद भी कर सकें तो संभवतः जो पूरा कम्युनिकेशन है, फुल कम्युनिकेशन, वह हो सकेगा। तो इसे ही ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को मैं केंद्रित करूंगा इस पुस्तक के 6वें अध्याय पर। और जैसा कि अभी आपने एक छोटा सा अनुरोध किया कि थोड़ी सी बातचीत जो है इस पुस्तक को लेकर भी हो जाए, तो विषय सूची की बात कर लेते हैं परिचय के लिए केवल, कि पहले अध्याय में हम भाषा प्रौद्योगिकी क्या है इसकी बात करते हैं। और चूंकि यह कार्यक्रम भाषा प्रौद्योगिकी पर ही चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जो लोग जुड़े हैं उनमें कोई ऐसा होगा जो ये ना जानता हो कि भाषा प्रौद्योगिकी क्या है। फिर भी बहुत संक्षेप में 1 पंक्ति में 2 पंक्ति में कहना हो, जो अगर कोई बिल्कुल ही नया हो तो उसके लिए, तो कहना चाहेंगे कि भाषा प्रौद्योगिकी वह विषय है जिसमें मानव भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भाषाएं कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, किसी भी मानव भाषा, एक या एक से अधिक, सभी मानव भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। और उस अध्ययन से जो सामग्री प्राप्त होती है, चाहे व्याकरण है, शब्दकोश है, कार्पस है,
जो भी चीजें बनती हैं उनके आधार पर मशीन को ट्रेन किया जाता है, मशीन को तैयार किया जाता है कि वो भाषा संबंधी कार्य कर सके। और भाषा संबंधी कार्य कौन से हैं? तो भाषा संबंधी जो कार्य है वो है जैसे मशीनी अनुवाद है, स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ट्रांसलिटरेशन है। तो ये और ओवरऑल जो अंतिम बात जाके जहां खत्म होती है वो होता है आपका एआई, जिस पर कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं विस्तार से। इन सभी क्षेत्रों को हम भाषा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्र कहते हैं। तो इन अनुप्रयोग क्षेत्रों को भी मैंने 3 उसमें बांट करके बताया है कि किस तरह के अनुप्रयोग क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फॉन्ट बना रहा है, फॉन्ट परिवर्तन का काम कर रहा है, वर्ड प्रोसेसर बना रहा है, तो उसको भी लगता है कि मैं भाषा प्रौद्योगिकी पर ही काम कर रहा हूँ। और कोई अगर एआई सिस्टम ही बना रहा है, जैसे चैट जीपीटी बना रहा है, तो उसको भी लगेगा भाषा प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा हूँ। तो क्या ये सभी एक ही लेवल के काम है या अलग अलग है? तो इस दृष्टि से जो है बात की जाए तो मैंने 3 वर्ग बनाए थे कि एक है पूर्व भाषा संसाधन उपकरण, प्री लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स हैं। अगर आप फॉन्ट परिवर्तक और वर्ड प्रोसेसर जैसे टूल्स पर काम कर रहे हैं तो ये जो है प्री है। उसी तरह जो है कुछ घटक उपकरण होते हैं, आप में से आपने अधिकांश के नाम सुने होंगे, जैसे टोकनाइजर है, मार्फ एनालिसिस है, मार्फ जनरेटर है, या स्टेमर है, टैगर है, चंकर, पार्सर। तो ये सब जो टूल्स हैं ये घटक उपकरण कहलाते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये किसी बड़े टूल, जो बड़ा एप्लीकेशन सिस्टम है उसके छोटे से पार्ट के रूप में काम करते हैं। जैसे कोई कार है तो कार एक एप्लीकेशन सिस्टम है, फिर उसके अंदर इंजन है, हैंडल है और जो अलग अलग सेटअप्स हैं, सीट्स हैं। तो ये उसी तरह से घटक उपकरण अलग अलग जगहों पे लग के काम करते हैं और ओवरऑल वो सिस्टम बन पाता है। इसी तरह कुछ अनुप्रयोगात्मक उपकरण है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इनका, हर यूजर, एंड यूजर भी इसका प्रयोग करता है। टोकनाइजर का प्रयोग कोई एंड यूजर नहीं करता है, बल्कि एंड यूजर जैसे वर्तनी जांचक है, स्पेल चेकर। तो आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, किसी भी भाषा में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेल चेकर की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह ग्रामर चेकर है या लिप्यंतरण प्रणाली है, एक लिपि की सामग्री को आप दूसरी लिपि में बदल देते हैं, तो ये सब उसमें आते हैं। कुछ सहायक उपकरण भी होते हैं, जैसे वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर है या स्टॉप वर्ड फाइंडर है, डेट टाइम एंटिटी, इन सब का रिकॉग्निजर जो बनाते हैं। इसके बाद बात आती है भाषा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्र। तो इसके लोग मतलब 10 से तो अधिक ही बताए जाते हैं, 10, 11, 12, 15 जो जितना बता सके। तो मुख्य ये अनुप्रयोग क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं, और पिछले व्याख्यानों में जो कि की जा चुकी है, तो केवल ये बैकग्राउंड के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई इनके बारे में बहुत बात नहीं करूँगा। अब मामला आता है कि भाई भाषा प्रौद्योगिकी के में कंप्यूटर की दृष्टि से क्या करते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक के लिए क्या काम होता है। तो उसका काम मुख्यतः होता है प्रोग्रामिंग और डेटाबेस प्रबंधन का, जिसके लिए वो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सीडो कोड से होते हुए जो है विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्रामिंग करता है। जैसे यहाँ पर C#, पाइथन 2 का परिचय दिया गया है। आप किसी भी भाषा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सभी भाषाएं एक जैसा बिहेव करती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक में करेंगे तो कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। थोड़े बहुत मतलब 90 और 100 का अंतर होता है। कुछ में कुछ काम अच्छे से हो जाते हैं, कुछ में कुछ काम अच्छे से हो जाते हैं। वर्तमान में पाइथन सबसे अधिक प्रचलित है। इसी तरह डेटाबेस की अलग अलग प्रबंधन प्रणालियां हैं, अलग अलग DBMS सिस्टम है, जैसे ओरेकल है या अलग जो भी है, तो उनमें जो है आप डेटाबेस का प्रबंधन करते हैं। भाषा की दृष्टि से बात की जाए तो ग्रामर फ्रेमवर्क्स की बात की जाती है, और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के आर्थी निरूपण पद्धतियों की बात की जाती है, जिसमें वर्ड नेट, सिमेंटिक नेट, फ्रेम नेट, इस तरह की चीजें हैं जो काम करती हैं। तो ये जो है एक छोटा सा परिचय है भाषा प्रौद्योगिकी को लेकर के। अब हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर कि भाषा प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि कि ये टूल्स हैं, ये चीजें हैं जो कि भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जिनका विकास किया जाता है, जिनके लिए हम काम करते हैं। ये सारी चीजें जा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ती हैं, ये उसका 6ठा चैप्टर है। मैंने ये PDF फाइल खोली है, सॉफ्ट कॉपी उसी की। तो यहीं से हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे बैकग्राउंडिंग के बाद की। तो जब आप कृत्रिम बुद्धि की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है।
और ये अद्भुत बात है कि हम सबके पास इंटेलिजेंस है, हम 24/7 उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पूछ दिया जाए कि बुद्धि क्या है, इसकी 2 लाइन 4 लाइन में एक परिभाषा दीजिए, तो ये परिभाषा देना कठिन है। अभी आप लोग मन में विचार करिए कि आपसे कोई अचानक से पूछ दे कि अच्छा आप बुद्धिमान हैं, आपके पास बुद्धि है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, इसकी परिभाषा बताइए, तो आप क्या परिभाषा देंगे? 1 मिनट 2 मिनट में सोचने की बात की जाए तो आप सोच नहीं पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्या समस्या आती है? तो बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई प्रकार के जो काम किए जाते हैं उन सबको ड्राइव करने वाली जो ड्राइविंग स्किल है, इस तरह के काम जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं ताकि बोझिल ना हो जाए व्याख्यान। तो इस प्रकार के सभी कामों को ड्राइव करने वाली जो स्किल है, ओवरऑल स्किल है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का अब तक ज्ञात जो अल्टीमेट है वो ह्यूमंस ही है। दूसरे प्राणियों में भी बुद्धि होती है, लेकिन बड़ी ही सीमित स्तर की है। ह्यूमंस में इतनी ज्यादा डायनेमिक है कि अगर परिभाषा करने की बात की जाए तो आप यहां देखिए, बुद्धि की परिभाषा करना जटिल है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि 1994 में 52 विद्वानों ने हस्ताक्षर करके एक अभिकथन दिया जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में मेन स्ट्रीम साइंस ऑन इंटेलिजेंस नाम से प्रकाशित हुआ था। अब आप कल्पना करिए कि 52 विद्वान, विश्व के 52 चोटी के जो स्कॉलर्स हैं, टॉप क्लास के, वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और इसके बाद जो है 6 परिभाषाएं बताते हैं कि बुद्धि क्या हो सकती है। एक नहीं बता पाया। इनमें से पहली परिभाषा मैंने अपने पुस्तक में दी है, बाकी 5 चूंकि ऑनलाइन उपलब्ध है तो पेज भी क्या खराब करने थे, तो इसलिए मैंने केवल एक परिभाषा दी है जो आप देख सकते हैं इन विद्वानों द्वारा दी गई। इंटेलिजेंस इज अ वेरी जनरल मेंटल कैपेबिलिटी that among other things involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test taking smarts. Rather, it reflects a broad and deeper capability for comprehending our surroundings, catching on, making sense of things, or figuring out what to do. ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि आप मन में सोचिए कि बुद्धि क्या है। आपके पास तो बुद्धि है, आप तो इंटेलिजेंट हैं। तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है क्योंकि कोई काम वो बड़ी जल्दी कर लेता है या कौशल के साथ कर लेता है। अगर इस तरह की छोटी चीज को आप बुद्धि या बुद्धि का पर्याय समझते हैं तो अभी आप जो है उसके मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन विद्वानों की परिभाषा आप जरूर पढ़ें जिसमें कि वो इसकी बात करते हैं कि बुद्धि क्या है। बाद में यही परिभाषा फिर प्रकाशित की गई थी। लिंडा एस जो गॉटफ्रिशन है, इन्होंने जो है मेन स्ट्रीम ऑफ इंटेलिजेंस में ही फिर से प्रकाशित किया था। तो ये सब जानकारी तो है ही। एक और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने एक बोर्ड ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स गठित किया था 1995 में, और इन्होंने इंटेलिजेंस नोन्स एंड अननोन्स नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसमें उन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखा और थोड़ा और विस्तार से समझाया, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन एनदर इन देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज XYZ, जो भी है आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ेंगे तो समय वेस्ट ना जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बुद्धि क्या है, यह जब आप जानेंगे तब आप जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धि क्या है। What is intelligence? Then you can define what is artificial intelligence. और धीरे धीरे मैन मशीन इमर्शन हो रहा है। मानव मशीन को जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनके बीच का जो भेद है वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए भी अब आने वाले समय में मुश्किल से 10 वर्ष लगने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, अनुमान है मेरा केवल, कि 10 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी दो चीजें नहीं बचेंगी, सब का सब इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसको हम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकेंगे कि इंटेलिजेंस एंड एक्सटेंडेड इंटेलिजेंस, और एक्सटेंडेड थ्रू मशीन्स।
इस लेवल पर भी हम पहुंचने जा रहे हैं, और ये ऐसा पहुंचने में हमें 100 साल नहीं लगेंगे। ऐसा मेरा अनुमान है कि 10-12 सालों में हम इस लेवल तक पहुंच रहे हैं माइंड मशीन इमर्शन के माध्यम से। तो आज जिस चीज को हम बुद्धि मान रहे हैं, उसी चीज को कल जो है हम इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के गुच्छ के रूप में समझेंगे। नेचुरल इंटेलिजेंस का ही वो विस्तार हो जाएगा। उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या काम करता है, तो आप अपने जीवन में जितने काम कर लेते हैं सब करता है। यहाँ इसको भी यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हो गई इंटेलिजेंस की। अब कृत्रिम बुद्धि की बात करें तो ये क्या है भाई? तो अभी तक बुद्धि के बारे में हम जो जान रहे थे, उस बुद्धिमत्ता को अगर मशीन में अप्लाई कर दिया जाए, तो मशीन में अप्लाई करने की जो स्थिति है वो कृत्रिम बुद्धि है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन में जो बुद्धि आ गई, उसका जो स्टेटस है वो कृत्रिम बुद्धि है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के रूप में। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रयोग एक विषय क्षेत्र के रूप में भी किया जाता है। जिसके कोर्सेज चल रहे हैं, जिसकी पढ़ाई होती है, वो एक अलग चीज है। तो जब आप एक ज्ञान क्षेत्र के रूप में, विषय के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में कृत्रिम बुद्धि को देखते हैं, तो वहां पर वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसको डेवलप करने की सारी तकनीकें जो आती हैं वो एआई एज अ डिसिप्लिन में आती हैं। तो यहां दो चीजें हो गई, एआई एज इंटेलिजेंस ऑफ मशीन, तो वो कितना सक्षम हो गया, उसके अंदर कितनी स्किल आई, और एआई एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में, तो वहां पर आप कहेंगे कि वो सारी टेक्निक्स, वो सारा ज्ञान जो उस मशीन में एआई बनाने के लिए हम पढ़ाते हैं, वो सब कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टुअर्ट रसेल और पीटर नॉर्विग बड़े मशहूर लेखक हैं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पुस्तकों के इसमें। तो इन्होंने कहा अपनी पुस्तक में कि a student in physics might reasonably feel that all the good ideas have already been taken by Galileo, Newton, Einstein, and the rest. AI, on the other hand, still has openings for several full-time Einsteins. तो इससे ये पता चलता है कि AI में स्कोप कितना है। एज अ डिसिप्लिन आपको इसका, अगर आप इसका स्कॉलर बनते हैं, अगर आप इसके विशेषज्ञ बनते हैं, तो आपके लिए स्कोप कितना है। तो ये जो है रसेल और नॉर्विग का जो सिद्धांत है, जो स्टेटमेंट है, वो आपको बताता है कि अभी फिजिक्स में एक आइंस्टाइन पैदा हुए हैं, ये तो जो है फुल टाइम सेवरल आइंस्टाइंस पैदा करने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा ये जो है क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। लेकिन कैसे, इसमें करते क्या है, तो उसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि कृत्रिम बुद्धि का विस्तार कितना है। इसकी बात करें तो हमें थोड़ा सा प्रारंभ में चलना होगा कि मानव सभ्यता का जब विकास हो रहा था, तो ऐसा कौन सा काम था जिससे कि पता चला कि हाँ, यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया गया। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आदि मानव से जब हम सभ्य मानव की ओर बढ़ रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मनुष्य ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे पता चला कि हाँ, अब बुद्धि का प्रयोग मनुष्य करना सीख गया है, या उसके पास जो है एक वो आ गया है, एक कोई इंस्टिंक्ट आ गई है इंटेलिजेंस की। आप में से अगर कोई बताना चाहे तो थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। सर, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। आग और पहिए का आविष्कार उस बुद्धिमत्ता के प्रयोग से लगभग 1 लाख साल बाद की बात होगी। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जरूर जरूर, ओपन टू ऑल है। पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ, अपने किए गए कार्यों को अंकित चिन्हों के माध्यम से अंकित करना, ये भी लगभग 2-3 लाख साल बाद की बात है। अच्छा, और कोई? धन्यवाद सर। मेरा नाम पूजा है, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, सर हाँ। मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब आखेट करने के लिए जो हथियारों का प्रयोग और तथा मतलब उसके अनुप्रयोग के लिए उसने कई बार उस पे मतलब विचार विमर्श किया। इससे हम देख सकते हैं कि मतलब कृत्रिम बुद्धि का यूज हो रहा था और उनको मतलब और सुधारने की कोशिश की उन हथियारों को। चलिए, हथियार बनाना भी मतलब कई हजार साल बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर उत्तर के हम आसपास पहुंच गए कि मनुष्य मान लीजिए पेड़ों के फल खा रहा था और वो फल ऊपर थे, तो उसके पास फिजिकल प्रोसेस से उस फल को तोड़ने का एकमात्र तरीका ये था कि वो पेड़ पर चढ़े
और उसको हिलाए या उसको हाथ से खींच करके तोड़ ले। जिस दिन उसने पहली बार पत्थर उठाया, हथियार नहीं बनाया उसको, सड़क पर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर, सड़क तो वहां थी नहीं, पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसको उठा के मार दिया, तो ये फर्स्ट टाइम प्रयोग था बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। भोजन के लिए जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके लिए किसी अतिरिक्त साधन का प्रयोग। देखिए इसको अब हम टेक्निकली कैसे बात कर रहे हैं। अतिरिक्त साधन, जो इंस्ट्रूमेंट हम कारक व्याकरण में पढ़ाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, करण कारक, तो करण का प्रयोग जिस दिन उसने करना सीखा अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के लिए, वहीं पर उसने बुद्धि का पहली बार प्रयोग किया। और ऐसा करने में उसको कितने साल लगे होंगे? जब वो आदि मानव बना था तब से पहली बार पत्थर उठाने में उसको कितने साल लगे होंगे? आप लोग बता सकते हैं अनुमान से? कोई भी बोल सकता है। चलिए, तो समय का अभाव है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 लाख साल लगे थे। अब आप कहेंगे अरे इतना ज्यादा समय, तो यह समय भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दूसरे जानवर जो हमसे पहले आए आज तक नहीं सीख पाए। बंदर मनुष्य को देख के भले कभी पत्थर मारे, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट में नहीं है, उसके इंटेलिजेंस में नहीं है, तो हम वहां से चले थे और अब कहां पहुंच गए हैं? तो हम यह सोच पाने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जो मैं आपको अभी यहां दूसरी उसमें शेयर कर रहा हूं, दूसरे टैब के माध्यम से। कार्डसे स्केल आप लोगों ने नाम सुना है? कार्डसे ऐसा सोच पाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये हमारे इंटेलिजेंस का पैमाना है कि हम सोच पा रहे हैं कि इंटेलिजेंस किस लेवल तक जा सकता है, कितना महान हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। आप में से कितने लोग जानते हैं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस कितनी इंटेलिजेंट हो सकती हैं? उसको लेकर के कार्डसे स्केल बताया था, वो भी कब? 1964 में। अगर नहीं जानते हैं तो YouTube में मैंने एक इसके लिए खोज लिया था, छोटा सा क्या है ये, शॉर्ट वीडियो ही, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। कार्डाशेव स्केल के मुताबिक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंट्रोल और यूटिलाइज कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा कब्जा। इसके बाद आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जहाँ इंसान इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम अपने पूरे सूरज की 100% एनर्जी को डायसन स्फीयर बनाकर कंट्रोल और हार्वेस्ट कर सकेंगे। और टाइप 300 टाइप सिविलाइजेशन में हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को कॉन्कर कर चुके होंगे, जहां हजारों सोलर सिस्टम्स हमारे अंडर होंगे और गैलेक्सी के बीच ट्रैवल करना आम बात होगी। लेकिन टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास गॉड लाइक पावर्स होंगी। ये पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकेंगी और फिजिक्स के लॉज तक को बदल सकेंगी। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, हम अभी तक टाइप 1 भी नहीं बन पाए हैं। हमारी करंट लेवल सिर्फ टाइप 0.7 थ्रोल कर सकेंगी। क्या इंसानियत कभी गॉड लेवल तक पहुंच पाएगी? तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस। सोचिए कि उस स्केल में क्या बात कर रहे हैं कि आप जो है पूरे यूनिवर्स को या मल्टीवर्स को, एक से अधिक यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर सके, इस लेवल का भी इंटेलिजेंस हो सकता है। हो सकता है, ऐसा सोचने की क्षमता भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इस दृष्टि से एआई के क्षेत्र में यह विचार किया गया कि हम किस तरह के टूल्स बना सकते हैं, और अगर हम बनाएंगे उपकरण या मशीनें बनाएंगे तो उनमें किस तरह का इंटेलिजेंस हो सकता है। तो जो पहला लेवल दिया गया उसको नाम दिया गया सीमित कृत्रिम बुद्धि, नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये छोटे छोटे काम, विशेष तरह के काम संपन्न करते हैं। जैसे चैट जीपीटी है तो केवल कन्वर्सेशन करेगा। अगर कोई आप जो है डॉक्टर वाला बॉट बनाएंगे तो केवल जो है डॉक्टर का काम करेगा। कोई मतलब ओटी वाला बनाएंगे तो केवल ओटी का काम करेगा। तो वो कार्य विशेष है, डोमेन स्पेसिफिक टास्क है एक तरह से। इसके बाद बात आती है सामान्य कृत्रिम बुद्धि की, जनरल एआई। तो जनरल एआई में क्या है कि वो एक मनुष्य की तरह सभी काम कर सकेगा, जितना काम मनुष्य करता है केवल उतना, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद बात आती है सुपर एआई, अधिक कृत्रिम बुद्धि। तो मनुष्य से भी अधिक इंटेलिजेंट मशीनें हो जाएंगी, ऐसी परिकल्पना इसमें की गई है। और ये किस लेवल तक इंटेलिजेंट हो सकते हैं उसका मैंने अभी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दिया है। तो इसलिए कृत्रिम बुद्धि या बुद्धि की असीम संभावनाएं हैं। जो अभी सेवरल आइंस्टाइन्स वाली बात मैंने की थी तो वो इसी संदर्भ में की थी। इसके बाद जो
उनको बनाने के लिए सिद्धांत दिए गए हैं, उस 4 प्रकार के हैं। प्रतिक्रियात्मक मशीनें, रिएक्टिव मशीन्स हैं, जो कि केवल अपने एल्गोरिथम के आधार पर इनपुट के लिए आउटपुट प्रदान करती हैं। इसके बाद लिमिटेड मेमोरी की बात की जाती है, तो उसमें कुछ हद तक अनुभव भी रहता है कि जो जैसे हम लोगों को पिछले अनुभव याद रहते हैं और उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, तो इस तरह की मशीनें भी बनाई जाती हैं। और थियरी ऑफ माइंड है, जिसमें कि जो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उसको आधार बना करके, उसको मॉडल बना करके मशीन बनाई जाती है। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस है कि मशीन जो है खुद से सोचे, खुद को फील करे, बिल्कुल जैसे कि उसको संसार में उतार दिया गया। तो अभी आप लोग देखते होंगे कि 1-2 एआई सिस्टम बनाए गए थे चाइना, जापान, अन्य जगहों पर, कि आप उसको थप्पड़ मारेंगे तो वो रोएगा भी। तो उसका जो रोना है वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए प्रोग्राम किया गया है टच सेंसर लगा के, तो वो उससे प्री की चीज है। लेकिन सचमुच में बिना सेंसर लगा के किए गए प्रोग्राम से उसको वाकई रोना आने लगे, तब जो है सेल्फ अवेयरनेस लेवल की इंटेलिजेंस उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से ढेर सारी चीजें हैं जो कि क्रम से एआई को एक सामान्य जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी तक ले जाते हैं। अब बात आती है कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, एरियाज ऑफ एआई कौन कौन से हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं या जिनमें काम करने की संभावना है। तो इसमें आपका कंप्यूटर अभिदृष्टि, कंप्यूटर विजन है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्किंग है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनमें से एक है, जो कि भाषा संसाधन से संबंधित काम करता है। और यही मूलतः भाषा प्रौद्योगिकी और एआई से संबद्ध क्षेत्र है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। इसके बाद बात की जाती है डेटा विज्ञान, डेटा साइंस की। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-7 सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई इमर्जिंग फील्ड रहा है तो वो डेटा साइंस ही रहा है। सबसे ज्यादा काम इसी क्षेत्र में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फिक्स हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं, उनके जो मेथड्स हैं, वो सब फिक्स हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, वो उसी तरह से बिहेव करेगी। असली मामला उसके अंदर किए जाने वाले प्रोग्राम का है। तो उसी तरह से जो मशीन लर्निंग के फार्मूलाज हैं, मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, वो फिक्स हैं। डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, फिक्स हैं। बहुत छोटे मोटे परिवर्तन, 10% आप परिवर्तन कर पा रहे हैं, लगभग 90% फिक्स है। असली लर्निंग हो कहां से रही है? डेटा से हो रही है। तो उसको क्या चाहिए? उस मॉडल को डेटा चाहिए। तो वो डेटा आप अधिक से अधिक प्रोड्यूस कर सकें, अधिक से अधिक बना सकें, कि वो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, वो डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वो डेटा लर्नेबल हो, वो डेटा क्लियर हो। तो उसके लिए डेटा साइंस की बात की जाती है और सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है। जिसके पास जितना अधिक डेटा होगा, जितना स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, वो जो है बादशाह होगा एआई की दुनिया का। इसीलिए देख रहे हैं कि अभी डेटा के लिए कितनी मारामारी चल रही है। लोग कहते हैं अगला विश्व युद्ध किस लिए होगा? तो डेटा के लिए होगा। कोई पानी के लिए कहता है, कोई डेटा के लिए कहता है। यानी इसके लेवल पे, मशीन डिजिटल लेवल पे विश्व युद्ध अगर होता है तो किस लिए होगा? तो डेटा के लिए होगा। इसमें कोई शक नहीं है। आगे आखिर ये जो गूगल है, मेटा है, ये कंपनियां फ्री में भारतीय लोगों को इतना ज्यादा स्पेस क्यों दे रही हैं? आप जैसे ही एक गूगल अकाउंट बनाते हैं, आपको जो है 15 GB फ्री मिल जाता है। वो बेवकूफ है क्या? 1 रुपया आप किसी को फ्री नहीं देते हैं। गूगल आपको 15 GB का लाइफ टाइम दे रहा है, और वही 15 GB बढ़ाने जाइए तो आपको जो है 499 रुपया पर मंथ देना है। तो शुरुआत का 15 GB फ्री क्यों है? क्योंकि उतने का तो आपसे डेटा वो ले रहा है। यही बात मेटा और इन सब का है। आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, दुनिया भर की चीजें चला रहे हैं फ्री में। कैसे चला रहे हैं भाई? उसके कितने रिसोर्सेज लगे हैं, उसका खुद का कितना जो है स्टोरेज लगा है, कितने लोग लगे हैं, और वो सब कुछ आपको फ्री दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपसे डेटा ले रहा है। तो जो एआई के क्षेत्र में आज के समय में जो सबसे प्रमुख चीज है वो है डेटा। भाषा के मामले में डेटा की बात की जाती है तो वो कार्पस से आता है। उसके लिए स्वतंत्र कार्पस भाषा विज्ञान की बात की जाती है। कार्पस लिंग्विस्टिक्स है, जो कि कार्पस को स्टोर करना, टैग करना, एनोटेट करना, उसको हैंडल करना, मैनिपुलेट करना, सारी चीजें करता है। और वही उस कार्पस के आधार पर ये सारे सिस्टम बनाए जाते हैं जिनको कि आप चैट जीपीटी, डीपसीक और दूसरे नामों से जानते हैं। इसके बाद बात आती है मशीन लर्निंग क्या है। तो वो आप लोग जानते ही होंगे, दूसरे विद्वानों ने बताया ही है। मेन में इस पे आ जाता हूं कि मशीन लर्निंग यानी मशीन के सीखने की प्रक्रिया कैसे।
तो उसके दो ग्रुप्स हैं, एक है सुपरवाइज्ड और एक है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में जो डेवलपर है उसका भी कुछ रोल रहता है, वो जो डेटा देता है उस डेटा के साथ कुछ टैगिंग कर देता है, कुछ चीजें जोड़ देता है। लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड है उसमें कुछ भी रोल नहीं होता, बस वो डेटा इकट्ठा करके मशीन को दे देता है और वो मशीन खुद से अनुमान लगाती है कि ये चीज क्या हो सकती है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जैसे मान लीजिए कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर आप डेटा दे रहे हैं, एक कंप्यूटर विजन का प्रोग्राम बना रहे हैं, इमेज आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं कि दो प्रकार के चित्र हैं और उनको देख करके वो बताए कि ये कुत्ता है या बिल्ली है, तो मशीन को आपने 10,000 शब्द दे दिए, उसमें 6,000 कुत्ते के चित्र थे और 4,000 जो है बिल्ली के थे, अलग अलग एंगल से खींचे हुए, अलग अलग कैमरों से, अलग अलग पोजीशन में, और फिर उनके आगे टैग लगा हुआ है, कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली लगा हुआ है। तो इस तरह से जो मशीन लर्निंग करेगी वो सुपरवाइज्ड है। क्यों? क्योंकि आपके सुपरविजन में वो चित्र दिए जा रहे हैं, आपने पहले ही बता दिया कि कौन सा चित्र बिल्ली का है और कौन सा जो है कुत्ते का है। तो उससे अगर मशीन सीखती है, फिर नया इनपुट चित्र दिया गया और वो बताती है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, तो उसके द्वारा की गई लर्निंग सुपरवाइज्ड है। लेकिन आपने 1 करोड़ चित्र दे दिए उसको उठा के, सिर्फ 2 ही उसमें थे, लेकिन उसमें से कौन सा कुत्ते का है कौन सा बिल्ली का है आपने बताया नहीं मशीन को। मशीन खुद से डिसाइड कर रही है। कैसे? तो वो चित्रों का आपस में मिलान करेगी और विश्लेषण करेगी और खुद से जानने का प्रयास करेगी कि कौन से चित्र एक जैसे हैं। तो जो चित्र एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में रखेगी, उनको नाम देगी ए, और दूसरे प्रकार के जो चित्र हैं उनको देगी बी, तीसरे प्रकार के चित्र हैं सी डी, ऐसे करते करते। अब जो उसको पता है कि ए और बी 2 ही कैटेगरी है, तो जो सी डी ई है उनसे देखेगी सिमिलरिटी कि ये ए के सबसे ज्यादा करीब है कि बी के सबसे ज्यादा करीब है, फिर उनको उसी कैटेगरी में डाल देगी। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो डीप लर्निंग होती है, अब अनसुपरवाइज्ड होती है। तो अगर आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग 2 नाम सुने होंगे, तो डीप लर्निंग कुछ इस तरह से काम करती है, जो मैंने बहुत इस मतलब सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया ताकि बहुत टेक्निकल बातें ना आए। अब इसके लिए मशीन को जो फार्मूले दिए जाते हैं, एल्गोरिथम दिए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन 2 टेक्निक्स हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, और इसी तरह जो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेव बायस और नियरेस्ट नेबर जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। तो इसके रिग्रेशन के उसमें लीनियर रिग्रेशन सबसे आसान, सबसे जो है बेसिक था। इसके बाद SVR, GPR, इंसेम्बल मेथड्स, डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और क्लस्टरिंग के लिए के मीन्स, के मेडियोट्स, फजी, सी मीन्स और हायरार्किकल, दुनिया भर के ये हैं। इसमें भी न्यूरल नेटवर्क्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, और एक हिडन मार्कोव मॉडल भी है जो कि प्रसिद्ध रहा है पहले, अब तो न्यूरल नेटवर्क्स में ही सब अधिकांश जो है इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। अब इसमें देखा जाए कि मशीन काम कैसे करती है, तो मशीन जो है मुख्यतः 2 तरह से करती है, मतलब 2 चरणों में करती है। एक होता है अभिलक्षण प्राप्ति, फीचर एब्स्ट्रैक्शन, फीचर्स निकालती है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि कुत्ते और बिल्ली दोनों के चित्र दे दिए जाएं, तो कुत्ते में कुछ तो खासियत होगी ना, कुछ तो एस्पेक्ट रेशियो होगा ना, तो वो जो रेशियो निकाल रही है, कलर कंट्रास्ट निकाल रही है, वो सब उसके लक्षण होंगे, सब उसके फीचर्स हैं। और फिर लर्न करेगी कि अच्छा इस तरह के उसमें आए, कंपोजिशन में आए तो वो कुत्ता होगा, और इस तरह से आए तो बिल्ली होगी। तो वही उसकी लर्निंग है। तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। खुद से हो तो डीप लर्निंग, और ये बता दे, अपना यूजर बता दे, तो वो जो है आपकी मशीन लर्निंग, सामान्य मशीन लर्निंग होती है। तो जैसे इसमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक छोटा सा मैं आपको परिचय दूंगा। न्यूरल नेटवर्क मॉडल इसमें सबसे ज्यादा काम करता है। न्यूरॉन कैसे सीखता है वो सब इसमें दिया हुआ है। एक छोटा सा, न्यूरॉन कई प्रकार के होते हैं, जैसे परसेप्ट्रॉन है, हिस्टोग्राम है, और सिग्मॉइड न्यूरॉन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरह न्यूरॉन्स में भी न्यूरॉन के अलग अलग लेयर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग लेयर्स में मिलके तब न्यूरल नेटवर्क काम करता है। यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क का मैंने एक छोटा सा चित्र दिया है संकेतात्मक, जिससे आप समझ सकें। तो जैसे इनपुट लेयर है, कन्वोल्यूशनल लेयर है, पूलिंग लेयर है, अलग अलग तरह के कनेक्शंस होते हैं, जिसमें फुली कनेक्टेड लेयर होती है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या कम कनेक्टेड है।
और यहाँ पर कुछ मैंने नाम दिए हैं, जैसे ANN है, CNN है, RNN है, LSTM है, MNM है। तो ढेर सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इनमें से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क चित्र को कैसे प्रोसेस करता है, क्योंकि इससे आप परिचित हैं इसलिए इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे आप अभी जितने भी कैमरे खरीदते हैं, मतलब मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उनके कैमरों में AI लगी होती है। वो AI क्या करती है, आपके फोटो को जो है उसकी पिक्चर क्वालिटी सुधार देती है। आप सामान्य पिक्चर भी अपलोड करिए इंटरनेट पर और उसको कहिए HD बना दे, तो HD बना देता है। तो वो कैसे बनाता होगा? तो उसके लिए उसके पीछे जो नेटवर्क या जो मेथड लगा होता है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का न्यूरल नेटवर्क सिस्टम लगा होता है। उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स के पार्ट्स में बांट लेता है आपकी पूरी इमेज को। वो ग्राफ्स आप बना लीजिए दिमाग में, वैसे बांट लेता है और फिर उस पर कुछ प्रक्रियाएं करता है जिनको कहते हैं मैक्सिमम पूलिंग, एवरेज पूलिंग, मिनिमम पूलिंग। जो इस चित्र में दिखाया गया है कि मान लीजिए कि ये पूरा चित्र है मेरा, उसको 4 टुकड़ों में उसने बांट लिया और फिर क्या किया, सबसे पहले उसने मैक्सिमम पूलिंग कर ली। तो मैक्सिमम पूलिंग जब वो करेगा तो हर उससे हर जो चित्र का टुकड़ा उसने निकाला है, हर टुकड़े से एक एक जो मैक्सिमम नंबर्स है उनको निकाल लेगा। तो जैसे कंट्रास्ट है तो जो सबसे गाढ़े कलर है उनको निकाल लेगा, तो मैक्सिमम पूलिंग हो गई। एवरेज पूलिंग नाम से ही क्लियर है, जो एवरेज रेंज है उसको निकाल लेगा, और जो मिनिमम पूलिंग है वो जो है जो सबसे छोटी संख्याएं हैं उनको निकाल लेगा। अब कहिए इसमें होगा क्या, ऐसा कर लेने से क्या फायदा होगा? तो अब जो मैक्सिमम पूलिंग वाले हैं, जो डार्क वाले थे, उनकी डार्कनेस बढ़ा देगा। मिनिमम पूलिंग जो बिल्कुल लाइट थे उनकी लाइटनेस बढ़ा देगा। वो 10 था तो उसको 5 कर देगा, 5 था तो 0 कर देगा, और एवरेज वाले को बोल्ड कर देगा, थोड़ा सुंदर बना देगा। तो जो आप देखते हैं ना कि मोबाइल में कैमरे से खींचते हैं फोटो तो अच्छा नहीं आता, और कोई स्कैनर डू स्कैनर टाइप के जो एप्स हैं उनसे खींचते हैं तो बड़ा अच्छा आता है। तो वो यही मेथड अपनाता है, आपकी फोटो जो सुधार देता है AI, तो वो यही मेथड अपनाता है। वो मैं बस बताना चाह रहा हूं। तो आशा करता हूं कि इससे आप थोड़ा सा आइडिया पाए होंगे कि मशीन काम कैसे करती है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ मैक्सिमम पूलिंग का उदाहरण दिया है कि ये जो 4 खाने हैं इनमें से मैक्सिमम जो नंबर्स हैं उनको यहाँ निकाल लिया, 5, 8, 7, 8, तो वो एक कंटेंट हो गया। तो जहां जहां मैक्सिमम आपको मिल गया वो सारे मैक्सिमम्स वो निकाल लेता है। मिनिमम में मिनिमम निकालेगा और उसमें ये निकालेगा। इसी तरह रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, वो क्या करता है कि जो भी इनपुट लेता है तो अगले इनपुट को प्रोसेस करने के लिए पिछले इनपुट को याद रखता है। जहां जैसे यहाँ पर दिया है H0, H1, H2 और HT, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो पिछले को याद रखते हुए आगे चलता है। तो इसीलिए इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब वो प्रयोग क्या है, कैसे है, डायरेक्ट वहीं चलते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होता है आपका, जो है डीप बाई डायरेक्शनल भी होता है, और LSTM जो है सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है NLP के क्षेत्र में। कैसे काम करता है ये, जैसे इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि दीर्घ लघु अवधि स्मृति, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सीधे इसके उदाहरण पर चले जाते हैं। अब फंक्शंस में छोड़ देता हूं, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम करता है, नॉन लीनियर कैसे काम करता है, सिग्मॉइड कैसे काम करता है। हाँ, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, बाद में उदाहरण सबसे लास्ट में मैंने दिया है वहीं पे बताऊंगा ताकि दिखता भी रहे। मशीनी अधिगम प्रणाली कैसे काम करती है, तो अभी मैंने बताया कि AI के क्षेत्र में जो डेटा साइंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास डेटा है वो बादशाह है। तो वो बादशाह सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को प्राप्त करेगा। मतलब NLP का अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 1 करोड़ शब्दों का, यानी 10-20 लाख वाक्यों का डेटाबेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50,000 शब्दों का आपने डेटाबेस बना रखा है तो कोई तीर मार दिया, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं कि आपका जो टूल है वो क्या करना चाहता है, उसके लिए किस तरह के फीचर्स की जरूरत है, उसके हिसाब से आप अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं, और इसके बाद अपने मॉडल को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके लिए उस तरह के ऊपर जो मैंने बताया कि किस तरह का न्यूरल नेटवर्क या जो चीज आपके मतलब एल्गोरिथम है वो लगाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं इस डेटा के माध्यम से, और इसके बाद टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं।
तो मान लीजिए आपके पास 100 डेटा है तो आप 80% उसका लगा देते हैं ट्रेनिंग में और 20% से टेस्टिंग करते हैं कि जो मैंने सिखाया वही इसने सीखा कि नहीं। जैसे कुत्ते बिल्ली का आप चित्र दे रहे थे तो उसने वही कुत्ता मतलब कुत्तों को ही कुत्ता बताया या नहीं, उसकी मूल्यांकन प्रविधियां हैं, जैसे F1 मेजर होता है, प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है। कितने कुत्तों को कुत्ता बताया, कितनी बिल्लियों को बिल्ली बताया, प्रिसीजन निकालते हैं, रिकॉल करते हैं, कितने को गलत बताया। तो वो जो है फिर क्यों ऐसा हो रहा है आप दिमाग लगाएंगे और सुधार करेंगे, तब जाकर के अल्टीमेटली आपका सिस्टम तैयार हो पाता है। इसके लिए परीक्षण डेटा मतलब ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा ये सब होता है और इसमें 70-20-10 का जो है समानता अनुपात रखते हैं लोग। और यह ध्यान रखा जाता है, जैसे व्याकरण में हम कहते हैं कि व्याकरण का अगर आप नियम बनाते हैं तो उसमें अव्याप्ति या अतिव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। तो यह बात आपके मशीन लर्निंग सिस्टम पर भी लागू होती है, एआई सिस्टम पर भी लागू होती है कि एआई सिस्टम अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी अव्याप्ति या अतिव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। उसी को टेक्निकली इंग्लिश में अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग कहते हैं। तो अंडर फिटिंग वो है कि बिल्ली का चित्र आपने दिया था और वो पहचान ही नहीं पाया कि बिल्ली है। भाषा का उदाहरण दीजिए, नाउन का आपने इनपुट दिया और वो बता ही नहीं पाया कि ये नाउन है, तो उसमें अंडर फिटिंग है। ओवर फिटिंग क्या है कि आपने जो शब्द दिया वो नाउन नहीं था फिर भी नाउन बता रहा है। तो आपको अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग से बचना है। यह बात व्याकरण में भी अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोष से वो कही जाती है। बाकी कई सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे हाइपर पैरामीटर्स की बात करते हैं, कैटेगोरिकल केस, एंट्रोपी की बात करते हैं, बैक प्रोपोगेशन है, ग्रेडियंट है, वन डायमेंशनल डेटा है। इन सबका थोड़ा मैंने परिचय अपनी पुस्तक में दिया है ताकि अगर आप एआई के क्षेत्र में बिगिनर हैं तो इन टर्म्स से परिचित हो जाए कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है। जैसे इपॉक है, तो इपॉक क्या है? तो एक ही डेटा का इनपुट आप बार बार देते हैं मशीन को, तो जितनी बार वो रन कराते हैं फुल रन, उतने इपॉक माने जाते हैं। जैसे 5 बार दिया तो 5 इपॉक होंगे। बैच साइज देखी जाती है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 1 शब्दों का डेटा चाहिए, तो करोड़ शब्द एक ही तो दे नहीं दे, तो 5 लाख शब्द करके तो बैच साइज आपका 5 लाख का हो जाएगा। इटरेशन होता है, फीचर टेलिंग स्टैंडर्ड होता है, होती है। मशीन लर्निंग में इनकोडिंग इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप कुत्ता मतलब खरगोश घोड़ा करके एल्गोरिथम को ट्रेन नहीं करते हैं। वहां पे इनकोडिंग 2 के संज्ञा सर्व देंगे, वो 0 होगा, तो वो आप जाएगा इनपुट आउटपुट लेयर में कि 0 मतलब 1 मतलब प्रोनाउन, 2 मतलब वर्ब, ऐसा। और मतलब इमेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तो 0 1 है, आप उसकी वैल्यू जो है बाद में इनपुट आउटपुट लेयर में देते हैं। रिग्रेशन थोड़ी देर मैंने की थी। रिग्रेशन मतलब जो स्टैटिस्टिक्स जानते होंगे कि क्रमशः, जैसे कहा जाता है कि आपकी आयु बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा, तो इसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब जैसे जैसे इसमें आप डीप में उतरेंगे वैसे वैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स की चीजें डीप में मैं यहाँ सकते हैं। पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन, नेगेटिव कैसे, उसे जो है ऐसा कोई नहीं है, तो वो चलिए इसको छोड़ के धीरे धीरे के पास भाषा के संदर्भ में बात जाए तो मैं आपको बताया कि आज सबसे न्यूरल नेटवर्क्स का और न्यूरल काम करने की क्या है, मैंने आपको इवोल्यूशनल विधि बताई कि वो चिप थिंकिंग के लिए है, स्पेशली उस
करता है, छोटे छोटे बना लेता है और लेयर्स बना देता है, प्रोसेस करके छोटे पर जाएगा, फिर उसको जनरेट करते हुए बड़े। तो उसकी LSTM कहता है कि वो पिछले शब्द उसके पिछले को याद है और फिर आजा लगाता है कि वो हो सकता है। केवल मैं आपसे आप बता सकते हैं कि क्या होगा मोस्ट पोटेंशियल क्या होगा। तो जब आप टाइप करते हैं जीमेल में तो आप देखेंगे कि प्लीज फाइंड, और जैसे ही आप करेंगे द अटैचमेंट वो दिखाने लगता है और टैब दबाएंगे तो बिना टाइप किए ही वो आ जाएगा। तो ये जो इसके पीछे गूगल जेमिनाई की AI लगी हुई है, तो वो AI कैसे काम कर रही है, तो वो शब्दों को याद रखती है उनके क्रम में, कार्पस से उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है। और इसके बाद जैसे ही आप 2 शब्द लिखते हैं तो वो अपनी मेमोरी के आधार पर, अपने ट्रेनिंग के आधार पर बता देता है कि संभावित नेक्स्ट वर्ड्स यही होंगे। तो इसके पीछे जो एल्गोरिथम लगा होता है, जो आपका न्यूरल नेटवर्किंग मेथड लगा होता है, वो RNN जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, उसमें भी LSTM विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। अब तो ढेर सारे आ गए हैं, वर्तमान में तो और आगे बढ़ गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे बीच का शब्द गायब है, आसमान में छाए हैं और बीच का शब्द गायब है, तो कौन नहीं बता देगा? तो हम आप तो बता देंगे। तो हम कैसे बता रहे हैं? अपने अनुभव से। तो मशीन का अनुभव क्या है? तो मशीन का अनुभव उसके द्वारा ली गई ट्रेनिंग है, जो कार्पस से ट्रेन हुआ था, तो तुरंत वो बता देगा कि जो है यहाँ पर बादल शब्द आना चाहिए। चीन में लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते होंगे? ये कोई नई बात है क्या? तो इसी तरह से मशीन सीखती है। तो इसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात आती है, जिसमें कि सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड लेयर्स, नॉर्मलाइजेशन, ढेर सारे उसके लेवल्स हैं। कुछ कुछ मैंने इसमें दिए हुए हैं परिचय के लिए, उनसे ही पूछ के दिया है। मैंने भी पुस्तक लिखते समय उनसे ही पढ़ा, AI से ही पूछा कि बताओ तुम्हारे में कौन सा मॉडल लगा है, कैसे काम करते हो। चैट GPT से पूछा तो वो खुद बता रहा है, और ये उसी का जो है स्क्रीनशॉट है, यानी ये मेरा खुद का प्रयास नहीं है इस वाले में जो अभी लास्ट में आपको दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाह रहा था। संदर्भ सूची में अभी मैंने किसका नाम लिया था, उनकी पुस्तक का भी नाम आपको बता देता हूँ, रसेल का ना, रसेल स्टुअर्ट एंड पीटर नॉर्विग, ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, पियर्सन एजुकेशन से प्रकाशित है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। यही मैं अपनी बात को विराम देते हुए अब मंच उमेश जी को समर्पित करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वास्तव में संक्षेप में ही बहुत सारी बहुमूल्य बातें, खासतौर पे जो भाषा और साहित्य के सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, इन तकनीकी जो AI से संबंधित मशीन अधिगम कैसे होता है, इन तरह के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बिंदु हैं, उसके बारे में आपने हम लोगों को बताया। खासतौर पर भाषा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्र, और उसको आपने बताया कि 3 वर्गों में कैसे हम लोग विभाजित करके हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। कृत्रिम बुद्धि से पहले आपने बुद्धि को परिभाषित करने का बखूबी प्रयास किया, और उसके बाद आपने जो एक दृष्टि दी है कि इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड इंटेलिजेंस क्या है और आगे आने वाले दिनों में उसका क्या प्रभाव रहेगा। कृत्रिम बुद्धि का जो विस्तार है, इन तमाम बिंदुओं पर कार्पस, डेटा का महत्व कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में। सर, जब आप कार्पस और डेटा के महत्व को यहाँ पर इस पटल पर रेखांकित कर रहे थे, तो कुछ दिनों पहले अभी किसी पत्र के माध्यम से, अंग्रेजी का ही पत्र था, अखबार, उसके माध्यम से मुझे यह जानने का मतलब अवसर मिला कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो AI को ट्रेंड कर रही हैं और बड़े मात्रा में पुस्तकों को खरीद रही हैं और उस पुस्तकों के माध्यम से AI को ट्रेंड कर रही हैं। वहां पे कॉपीराइट का भी उल्लंघन हो रहा है और तमाम तरह के जो प्राइवेसी वहां पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, नियम अधिनियम बनाए गए हैं, उसका भी वो लोग वो कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उसी चीज का पुनरावृत्ति न करते हुए अब मैं चलता हूँ हमारे श्रोताओं की तरफ जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी भी जिज्ञासाएं हैं, सबका स्वागत है। आप सीधे मुख्य वक्ता महोदय से संवाद कर सकते हैं, एक एक करके अपने प्रश्नों को रखें। संभव है तो आप हाथ खड़ा कर लें, हम आपका नाम लेकर आपसे आग्रह कर लेंगे। संकोच न करें, किसी का भी प्रश्न है आप एक एक करके हाथ खड़ा करें, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप सीधे संवाद करें। डॉक्टर वागीश दत्त साहब जुड़े हुए हैं मुंबई से, मैं आपसे ही आग्रह करूंगा
की संक्षिप्त टिप्पणी रखें सर। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और हमने जो व्याख्यान सुना बहुत ही लाभप्रद रहा। मैं भी आगरा का ही रहने वाला हूँ, जहाँ से अरे वाह! प्रोफेसर साहब और उन्होंने बोला कि बरसात हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बड़ा अच्छा ही क्षेत्र है। और जनरली मैं क्योंकि डीजीएम हिंदी रहा था तो मुझे काफी जरूरत भी होती थी उस टाइम पे। अभी जो जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है उससे काफी ये फायदेमंद भी लग रहा है। और अभी भी मुझे जो राजस्व विभाग ने शब्द सिंधु करके वो जो है टर्मिनोलॉजी और डिक्शनरी का काम दिया है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है उन शब्दों को लेके जनरली, जो कि डिक्शनरी में व्यावहारिक रूप से नहीं मिलते हैं जनरल डिक्शनरीज में। तो इस मामले में मैं आपका जो थोड़ा राय चाहूंगा कि इस तरह किस तरह से जो है, जैसे फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में उर्दू के शब्द ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से जो आपका जो ज्ञान है हमने लिया और हम भी काफी थोड़ा सा जो लाभान्वित हुए, तो जरूर बताना चाहेंगे आप थोड़ा सा। जी जी जी, धन्यवाद। ये जब तकनीकी शब्दावली निर्माण की बात आती है तो यह समस्या हिंदी शब्दों के साथ रहती है, क्योंकि हिंदी की अपनी कोई शब्दावली है ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ओवरऑल शब्दावली है ऐसा कहना मुश्किल है। अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए, इसके बाद अरबी फारसी के हैं, अभी तो अंग्रेजी का भी पर्याप्त प्रभाव है। देशज कैटेगरी में वे शब्द आते हैं जो बाकी सबसे नहीं आए हैं। तो उस दृष्टि से आप बात करेंगे तो देशज ही हिंदी बचती है। संस्कृत के शब्द निकाल दीजिए, अंग्रेजी के निकाल दीजिए, अरबी फारसी के निकाल दीजिए, तुर्की के निकाल दीजिए, क्या बचेगा? तो देशज बचेगा। केवल उतने से काम चलेगा नहीं। तो ओवरऑल हम सबको समेकित रूप से ही उस शब्दावली को हिंदी की शब्दावली मानते हैं। और जब आपको तकनीकी शब्दावली बनानी होती है जो उसी चीज को लक्षित करे जो होना चाहिए, अब व्यवहार में नहीं आते वो अलग मुद्दा है। जैसे प्रोग्राम शब्द है, प्रोग्राम की हिंदी क्या है? आप में से किसी को पता है? प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग वाला प्रोग्राम, उसकी हिंदी बनाई गई क्रमादेश। क्या शानदार हिंदी है! प्रोग्रामिंग वाला जो प्रोग्राम है उसकी हिंदी क्रमादेश बनाई गई। उस दृष्टि से प्रोग्रामिंग यानी क्रमादेशन, बड़ी शानदार हिंदी है। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन पूछेंगे प्रोग्राम क्या है तो आप कहेंगे कि क्रम में दिए गए आदेशों का समुच्चय प्रोग्राम है। तो वही तो उसकी हिंदी है, क्रमादेश। एक शब्द में ही आपको मिल गया। अब वो व्यवहार में नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि परिचय उससे होता है जिससे आप पहली बार मिलते हैं। तो अंग्रेजी शब्दों के लिए जब हिंदी पर्याय रखे जाते हैं तो जब तक वो पर्याय बनते हैं तब तक अंग्रेजी ही प्रचलित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी हमको अधिक परिचित लगती है और हिंदी वाला जो है पुराना पड़ जाता है। और अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो आप जो है मतलब एक तरह से उसका जो यूज का दायरा है वो बढ़ जाता है। हिंदी बोलते समय, अंग्रेजी बोलते समय या किसी भी भारतीय भाषा वाले के साथ व्यवहार करते समय इंग्लिश वर्ड आप फर्राटे के साथ बोलते हैं। यहाँ लैंग्वेज डोमिनेंस भी काम में आता है कि इंग्लिश वर्ड बोलते समय थोड़ा सा आप कॉलर भी टाइट करते हैं। तो इसलिए हिंदी के वर्ड पिछड़ जाते हैं। बाकी आप अंग्रेजी में भी देखेंगे तो जितने भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है सब लैटिन और ग्रीक से बनाई गई है। जैसे हिंदी की अपनी कोई शब्दावली नहीं है वैसे अंग्रेजी की भी कोई अपनी शब्दावली नहीं है। बस स्ट्रक्चर होता है, देशज कुछ शब्द होते हैं, बेसिक जो शब्द होते हैं वही 5-10 हजार होते हैं। ओवरऑल तकनीकी शब्दावली तो बनती है, मतलब उन्होंने भी ग्रीक लैटिन से बनाई, हम संस्कृत से बनाते हैं। और प्रचलन में लाने में समस्या होती है, आ नहीं पाता है, विलंब हो जाता है और इसलिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर, क्या अब भी ये हिंदी शब्द सागर जनरली क्या है, इसको एआई के उसमें डाल दिया गया है जिससे कि ज्यादातर हमारे हिंदी के शब्द अभी तक आ जाएं एआई में? इसकी मुझे जानकारी नहीं कि हिंदी शब्द सागर डाल दिया गया है। और हिंदी शब्द सागर या कोई भी शब्द को सीधे डाल देंगे एआई को तो उस तरह से वो उपयोगी नहीं होता। एआई के सीखने की प्रक्रिया अलग है। वो शब्द और अर्थ आप बता देंगे तो अर्थ में आए हुए शब्दों को भी वो पूछेगा। जैसे आप कहेंगे भारत, अर्थ दिया है एक देश का नाम, फिर वो पूछेगा देश मतलब क्या। आप कहेंगे व्यवहार, या मान लीजिए वही क्रमादेश, क्रम में दिए गए आदेशों का समुच्चय, तो पूछेगा क्रम मीन्स क्या, आदेश मीन्स क्या, समुच्चय मीन्स क्या। तो इसलिए उस रूप में कोई डिक्शनरी आप कंप्यूटर को डालकर सीधे ट्रेन नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूँ कि सुवर्णा मैम अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। मैम स्वागत है, अपने प्रश्न को रखें।
सर, सभी को शुभ संध्या। मैं डॉक्टर के सुवर्णा अमेरिका से जुड़ी हूँ। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस वेबिनार के द्वारा जो जयशंकर बाबूजी और उमेश सर जी जो कितने अच्छे-अच्छे नए विषयों को इस तरह इंट्रोडक्शन करे, परिचय दे रहे हैं। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञानवर्धन कितना हो रहा। हम किधर भी रहने दीजिए सर, हम भारतीय है, हिंदी से जुड़े हैं। देश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम ज्ञान से फ़र्क पड़ता है, इधर सर्टिफ़िकेट से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञान हमारा कितना अभिवृद्धि हो रहा है, ये के माध्यम से क्या-क्या हो रहा है, इंग्लिश में नए-नए शब्द आ रहे हैं, हिंदी में उसका परिचय हो रहा है। हम कितना ज्ञान इस वेबिनार के माध्यम से कितना ज्ञान का अभिवृद्धि हो रहा है। सर को, मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितने अच्छे-अच्छे नए गेस्ट को आप इंट्रोडक्शन करते हैं और ये वेबिनार का द्वारा हम सभी का ज्ञानवर्धन करते हैं। हिंदी की जय हो, भारत देश की जय हो। जयशंकर बाबू सर का और उमेश सर का जो नए-नए जो विद्वान आते हैं इधर हमको समझाते, वो सभी का मैं ज्ञानवर्ध होकर सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप इस तरह वेबिनार करके हम कहीं भी रहने दीजिए, हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे, हमारा हिंदी को आगे बढ़ रहे, हम सभी को आगे बढ़ रहे, देश को आगे बढ़ा रहे। आप सभी को धन्यवाद बहुत-बहुत, यही बोलना चाहती थी सर। धन्यवाद। आपका भी संक्षिप्त बहुत-बहुत टिप्पणी के लिए धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम, जितना पुरुषार्थ इसके लिए मैं या बाबू सर कर रहा हूँ, उससे अधिक पुरुषार्थ आज के वक्ता महोदय और आप सबकी सक्रियता है कि अगर आप जैसे सुधीजन श्रोता और धनजी प्रसाद सर जैसे विद्वान वक्ता अगर समय नहीं देते तो ये श्रृंखला हम चला नहीं पाते आप लोगों के लिए, वो भी निःशुल्क। और धनजी सर पहली बार इस पटल पर ज्ञानदान नहीं दिए हैं। इसके पहले सर दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जी ज्ञानदान दे चुके हैं। मैं एक बार उसका जिक्र करना प्रासंगिक समझता हूँ। पहली बार सर 21 मई 2025 को प्राकृतिक भाषा संसाधन में अनुप्रयोगों का जो वर्गीकरण है उस पर सर का व्याख्यान है, जो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। दूसरी बार सर ने 12 नवंबर 2025 को अपना व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी थी, भाषा प्रौद्योगिकी के भाषाई और तकनीकी पक्ष पर। और आज तीसरी बार सर ने करीब 1 घंटे के वक्तव्य और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बखूबी हमारे इस पटल को समृद्ध किया है, ज्ञानवर्जित किया है भाषा प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि पर। और कोई श्रोता अपना प्रश्न रखना चाहते हैं विषय से संबंधित तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अन्यथा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और किसी का प्रश्न है, संकोच न करें, यह समय आप लोगों के लिए है। मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैं चलता हूं पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग से, कि आज इस विषय पर अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। सर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। मैं आचार्य धनजी प्रसाद जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। तो उन्होंने आज इस मंच पर ज्ञानदान दिया है और अभी जैसे डॉक्टर वागीश दत्त गौतम जी और सुवर्णा केंचा जी ये सब जो अपनी राय दे रहे थे, इसमें वो स्पष्टता है कि ये मंच इस ढंग से विकसित हो चुका है कि आचार्य धनजी प्रसाद जी सहित कई सारे ऐसे विद्वान तो इस मंच पर आकर व्याख्यान देने में अत्यंत गौरव और गर्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस मंच में जो भी जुड़ रहे हैं तो उनकी बड़ी श्रद्धा है ज्ञान अर्जन के मामले में, और तो लगातार पे जुड़कर तो आधुनिक विषयों पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे मैंने ध्यान दिया, धनजी प्रसाद जी जब वर्धा में अध्यापन भी करते रहे और उससे पहले से वे लगातार अपने ब्लॉग के माध्यम से भी काफ़ी लेखन करते रहे और इस बीच उनकी पुस्तक जो भाषा प्रौद्योगिकी के शीर्षक से केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से प्रकाशन होना,
हम सबके लिए एक सुखद अनुभूति है। और भाषा प्रौद्योगिकी के शीर्षक से जब पुस्तक है, निश्चित रूप से उसमें भाषा प्रौद्योगिकी का वर्तमान जो अनुप्रायोगिक कई सारी शाखाएं जो विकसित हुई है, तो उसमें निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर, और विशेषकर जैसे अभी उमेश जी ने भी अपनी राय में कही है कि धनजी प्रसाद जी ने निश्चित रूप से वहाँ से शुरू किया जहाँ से मानव की बुद्धि का विकास हुआ है। और विशेषकर उन्होंने इस YouTube वीडियो को, संक्षिप्त वीडियो को साझा किया, तो जिसमें कई रूपों में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 रूप में जो मानव सभ्यता को लेकर जो चिंतन उसमें हुआ था, उसके क्रम में जैसे धनजी का कहना था कि हम मतलब टाइप 1 तक के स्तर तक भी नहीं पहुंचे, तभी हम सोचते हैं कि हमारी इतनी बौद्धिक उन्नति हुई है। तो बुद्धि की सीमाएं कितनी हैं, और मानव से तो ईश्वर तक बनने में तो कितने स्तर हैं, तो इसकी जो भी परिकल्पना की गई है, तो उसको बताते हुए विशेषकर उनकी पुस्तक में जो एक अध्याय इसके लिए समर्पित है, कृत्रिम बुद्धि के लिए, उसके तमाम आयामों को लेकर उन्होंने काफी विस्तार से तो आपको जानकारी दी है। विशेषकर तो आज के दौर में विशेषकर हिंदी और भाषा विज्ञान, बाकी विषयों से संबंधित जितने सारे विद्वान देश के कई सारे विश्वविद्यालयों में हैं, उनसे तो हम सीधा मिल भी रहे हैं, और यहाँ इस मंच पर भी कई विद्वानों को हम बुला रहे हैं। तो विश्वविद्यालयों का जो लक्ष्य है, मतलब केवल ज्ञान का जो भी है, मतलब जो भी किताबें इधर उधर से लिखी गई है, तो केवल उनका उपभोग मात्र ना करके नए ज्ञान का सृजन, विशेषकर हिंदी भाषा के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन जरूरी है। तो क्योंकि अब आपको पता है कि जब से हमने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है, तो लोग कम से कम हिंदी वाले तो कंप्यूटर भी छूते नहीं थे पहले, कंप्यूटर भी छूते नहीं थे। इसको लेकर आज भी मैं, मतलब इस साल जो एडमिशंस मैंने किया, तो उसमें जो बच्चे आए हैं तो कह रहे हैं कि उनको कभी मौका नहीं मिला। कॉलेज में है लैब में भेजते नहीं, छूने भी नहीं देते। अब देखिए नीतियां कैसे बन रही है, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, हम मतलब तकनीकी दौर में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग भरपूर करेंगे और विद्यार्थियों को बचपन से ही हम कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम है कंप्यूटर संबंधी, लेकिन वहाँ परीक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है। जब तक परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, वो बच्चों पर निर्भर है। हाँ, कोरोना के बाद और बार बार मैं कहता ही रहता हूँ, स्मार्टफोन आपके हाथ में आने के बाद से हर कोई, मतलब अनपढ़ भी, तो टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुका है। मगर जो मूलभूत चेतना संबंधी और विशेषकर हम अपनी भाषाओं के विकास से संबंधित, जैसे धनजी प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो विशेषकर डाटा साइंस की दृष्टि से, जब डाटा की कितनी मात्रा हो तब आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। भाषा प्रौद्योगिकी काम, जैसे विशेषकर आप NLP में काम करना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास सामग्री, कितनी सामग्री हो जब आप काम कर सकते हैं, और वो एक प्रकार की संरचित सामग्री हो तभी जाकर तो उसका कोई उपयोग होगा, अन्यथा तो उसकी उपयोगिता की कमी रह जाती है। अब आज आप देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतना जो विकास हुआ है, तो इस विकास के क्रम में जब हम निश्चित रूप से हम महसूस करते हैं कि हम कुछ भी दे रहे हैं तो उसको मशीन समझ के फिर हमें जवाब दे रहा है, तो इसके पीछे तो इसको प्रशिक्षित करके इसकी क्षमता संवर्धन करने की भूमिका जितने वैज्ञानिकों ने लगातार निभाई है, तो उस भूमिका के क्रम में हमें अपनी अपनी भाषाओं का विकास, और पिछले दिनों में भी जब भी कार्यशालाएं हुई है इस विषय पर और इधर उधर भी लोग लिखते हुए मैं देखता हूं कि हिंदी का विकास कृत्रिम बुद्धि के लिए करना चाहिए। न केवल हिंदी का विकास, बाकी
तमाम भाषाओं का, उन भाषाओं में यदि हम जैसे अंग्रेजी में कृत्रिम बुद्धि संबंधी तमाम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उस क्षमता के साथ यदि प्रयोग करना है हिंदी में, निश्चित रूप से मूलभूत जो सामग्री है, मतलब पुस्तकें वगैरह जो भी सामग्री है, तो वो तमाम सामग्री संरचित रूप में डेटाबेस के रूप में उपलब्ध हो जाए, तब जाकर हमारे पास उतना ज्ञान संवर्धित हो सकता है हिंदी में। तो मगर आज एक जुगाड़ वो भी है कि कुछ चीज़ों में जो बिल्कुल नहीं है, तो अंग्रेजी में जो भी उपलब्ध है, फिर उसी का हिंदी अनुवाद करते हुए तो हम कम से कम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन हमें अपने यहाँ का जो ज्ञान ज्ञान संपदा है, तो उसके माध्यम से हमें निश्चित रूप से तो हमारी डाटा से संबंधित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए तो मशीनों के उपयोग के दायरे हमें संवर्धित करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तब जाकर तमाम भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी लाभ मिलने लगेंगे। और जो विकास की परिकल्पनाएं हम कर रहे हैं, विकास केवल आर्थिक विकास होने से कोई फायदा नहीं है। और हमारे यहाँ की जो भाषाएं 1960-70 के दशक में जब हम लोग 1652 भाषाओं की बात कर रहे थे, तो 1652 भाषाओं की बात कर रहे थे, अब उनकी संख्या कहीं 1300 के आसपास है। तो जब संख्या में जो हमने ये तो निश्चित रूप से समझ लिया कि कई सारी भाषाओं की विलुप्ति हो चुकी है, तो उस विलुप्ति से बचना एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि डिजिटल परिवेश में जो भाषाएं नहीं पहुंचेंगी, तो निश्चित रूप से उनकी बहुत तीव्र गति से विलुप्ति की ओर गमन हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम इस मंच की ओर से हर किसी भाषा के जानकर व्यक्तियों में ये चेतना भरने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी भाषा के उद्धार की दिशा में आगे बढ़े। और उसी दृष्टि से ये मान लीजिए एक LKG लेवल का ही कोर्स है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा। और दूसरी बात, इस कोर्स की परिकल्पना आप सोच लीजिए, तो इसको 2014 में कोर्स इस रूप में था, और आपको जो ChatGPT जैसे जनरेटिव AI पैदा हुए वो 2021 में पैदा हुए थे, जबकि 2014 में ही उसने जनरेटिव AI का जिक्र करते हुए और उसके लिए हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल भाषा में लोगों के लिए समझ में आने वाली भाषा में ये पाठ्यक्रम जब बना था, तो फिर स्वयं ने जब अवसर दिया, स्वयं के माध्यम से ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। और पिछले सत्र में आपको पता है, जनवरी 2026 के सत्र में जितने 1595 जो हमारे साथी जुड़े हुए थे मित्रगण, तो उनमें इस बार हमें उतनी डाटा उतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि कितने मित्रों ने परीक्षा दी है। तो जरूर वो तो मुझे तो वो सारी डाटा वो सारी सामग्री तो मिल जाती है, मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम यही देखते हैं कि यहाँ जुड़ते हुए जितनी चेतना जागृत करके जा रहे हैं जितने सारे मित्र, तो उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उनके अमुक विश्वविद्यालय या अमुक महाविद्यालय के इतने विद्यार्थी जुड़े थे और उसमें इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस बार एक चिंता जरूर थी कि कई सारे कुछ विश्वविद्यालय में जहाँ ये पाठ्यक्रम अनिवार्य था और वहाँ ये परिणाम घोषित होने के बाद भी NTA के द्वारा प्रमाण पत्र देर से मिल रहे थे, लेकिन अभी जैसे उमेश भाई ने सूचना दी है कि प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। आप अपने कोर्स पेज में जहां आप लॉगिन करके अपना क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करके अंदर जाते हैं, वहीं पे जिन कोर्सेज का आपने अध्ययन किया, जिन जिन पाठ्यक्रमों का आपने अध्ययन किया और जिन पाठ्यक्रमों के लिए अभी पंजीकृत है, वहीं पे भी वहीं से आप प्रमाण पत्र भी आप हासिल कर सकते हैं। और मैं और उमेश जी जैसे कह रहे थे, हम सब यही आग्रह करते हैं कि जो 2026 के इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थी रहे हैं, तो उन सबसे आग्रह है कि कृपया आप अपना प्रमाण पत्र जो वहाँ से डाउनलोड कर लें और वो हमारे जो भी उससे संबंधित जो चैनल विशेषकर व्हाट्सएप समूह है,
उसके माध्यम से साझा करने की कृपा कीजिए, ताकि हम आप सबके साथ जुड़कर, आपको पता है कि हम उनको भी मौका दे रहे हैं, तो जो इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि उमेश जी इस पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र के विद्यार्थी रहे हैं और कितने समर्पित होकर इस विषय क्षेत्र में वे योगदान दे रहे हैं। और जैसे पिछले दिनों में हमारी जब औपचारिक मतलब ऑनलाइन बैठक हुई, उस बैठक के दौरान, बैठक मतलब हम अलग से बैठ के चर्चा भी नहीं कर पाते, लेकिन उस दौरान हमने ये तय किया कि हजार मतलब सैकड़ों वीडियो जो भी लगातार घंटों तक बैठ के एडिट करके जो वीडियो चैनल पे डाले हैं, यूट्यूब चैनल पे, भाषा प्रौद्योगिकी चैनल पे, तो उसका लाभ भी लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि जरूरत के हिसाब से जब ढूंढते रहते हैं उनको चीजें ढंग से जब नहीं मिलती, क्योंकि हैशटैग्स लिमिटेड ही हम डाल सकते हैं, जबकि एक वक्ता जब जुड़ते हैं, जैसे अभी हमारे साथ जो प्रोफेसर धनजी प्रसाद जी जुड़े हैं, तो उन्होंने तो अपने अनुभव के दायरे को विशेषकर उस पाठ्य पुस्तक में उन्होंने जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जिन दायरों में उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया था, उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए हैं, तो वो तमाम बिंदुओं पर जो जानकारी है आपको हम लोग इतने हैशटैग डाल के तो नहीं कह सकते, लेकिन जब शीर्षक से आपको जो आभास मिलता है, वो आभास जितनी आपकी जानकारी और जितनी आपकी चेतना है उतने तक ही मिल जाता है। आप यदि रुचि लेकर इस वीडियो को देखेंगे, विशेषकर जो आज कार्यशाला में जो नहीं जुड़े हैं, जब कल परसों जब भी उनको ये वीडियो मिल जाए और तब वे देखेंगे, निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा और इसकी चेतना उनको मिल जाएगी। मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि उमेश जी जो श्रम कर रहे हैं, उस श्रम में सबसे पहले उस श्रम का एक समन्वित लाभ आप लेते जाइए और इस YouTube में आप जुड़ जाइए। और दूसरा मैं आप सबसे ये भी आग्रह करूंगा, जैसे आप इसमें जुड़े थे और अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना वीडियो साझा कीजिए, और तब वीडियो ऑन करने के बाद जब आप सबका हम लोग स्क्रीनशॉट्स लेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि आगे हम लोग आपके वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी हम कहीं ना कहीं ये वीडियो में हम जोड़ेंगे, ताकि ये इतिहास रहेगा कि आप किसी दौर में, मतलब आज के दिन 12 अगस्त 2026 के दिन जो कार्यशाला हुई है, तो उसमें अमुक मतलब धनजी प्रसाद जी ने व्याख्यान दिया और उसमें आप सब जुड़े थे, एक इतिहास रहेगा। और आपको पता है कि एकमात्र ऐसे कार्यशाला का जो हमारा आमंत्रण पत्र है, तो इसको यदि आप कहेंगे कि इसका एक पेटेंट बनाने लायक आमंत्रण पत्र है। क्यों? तो इसमें तमाम कार्यशालाओं से संबंधित विद्वानों के नाम और उनके व्याख्यान और उनके व्याख्यानों का जो बड़े श्रम के साथ उमेश जी एडिट करके जो YouTube में डाले हैं, उसका लिंक भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। जिस डेटा को लेकर, डेटा साइंस को लेकर बात कर रहे थे, यहाँ तक कि वो डेटाबेस भी आज कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस एक साथ है। आप ये सारे वीडियोस किसी भी जनरेटिव एआई को दे दीजिए, निश्चित रूप से इन पर पूरा काम करके आपको इससे बढ़कर मतलब कहीं बहुत बढ़िया सा एक पाठ्य पुस्तक बनाकर देने में यह आज सक्षम है। तो उस दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो मैं पुनः आचार्य धनजी प्रसाद जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने लगातार 3 बार हमारे इस मंच पर व्याख्यान दिए हैं, और नारायण हरलीकर जी और वागीश दत्त गौतम जी, कृष्णा आर्या जी, सांद्रा जी जैसे कितने सारे कई सारे विद्वान हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और लगातार इस व्याख्यान माला का लाभ ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से तो जो ज्ञान आपने हासिल किया, तो आज जैसे ही जब उमेश जी आपको ये वीडियो साझा करेंगे, तो आप भी अपने स्टेटस में इस वीडियो को साझा कीजिए, ताकि कई लोगों तक वो पहुंचे। जो ज्ञान आपने हासिल किया, वो ज्ञान आप फिर से अपना मुंह खोल के ना भी दें, आपके चार्ट मतलब आपके स्टेटस के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल हमारा एक ही मकसद है, आप सब जानते हैं
तो हम लगातार, आज आपको पता है कि 100 से ज़्यादा जो कार्यशालाएं हुई हैं इस श्रृंखला में, विशेषकर 2 और श्रृंखलाएं इसकी साथ चल रही है IKS संबंधी, जिसमें आचार्य त्रिभुवनाथ शुक्ल जी जो व्याख्यान दे रहे हैं, और ये भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी व्याख्यान, कुल मिलाकर इनकी संख्या 100 कभी पार हो चुकी है। और 100 गुना 3 मतलब 300 घंटे से भी ज्यादा सामग्री तो यहाँ पे मतलब YouTube चैनल में उपलब्ध है, और इन वीडियोस की संख्या भी लगभग आजकल 200 से ज्यादा है। तो आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप इस मंच का सार्थक उपयोग करें, और साथ ही साथ मैं पुनः आचार्य धनजी प्रसाद जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ, और भाई उमेश जी से आग्रह है कि वे आगे की कार्रवाई करें। तो इससे पहले आप सबसे पुनः आग्रह है कि आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, और थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं आपका एक सर्वेक्षण भी चाहता हूँ। तो इसमें जितने लोग जुड़े हैं वे एक शब्द में लिखिए कि आपने क्या इस पाठ्यक्रम का फायदा उठाया था। पाठ्यक्रम का मतलब ये स्वयं का पाठ्यक्रम निःशुल्क पाठ्यक्रम है, तो कभी किसी वर्ष में आपने फायदा उठाए तो वो लिखिए आप, हाँ और वर्ष लिखिए, नहीं तो नहीं और वर्ष लिखिए, और अपना नाम लिखिए। और आपको जैसा मैंने कहा था, तो हम लोग ये 2 चैनल्स का अभी आपसे लिंक साझा किया है, विशेषकर व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से इस पाठ्यक्रम से संबंधित तमाम गतिविधियां और कार्यशालाओं की तमाम गतिविधियां जो भी हो रही है, तो उसको सूचना आपको समय समय पर मिलती जाएगी, तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी को सौंपते हुए आप सबका पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है, और कई महत्वपूर्ण बातें आपने इस दौरान कही है। जैसा कि आपने एक सुझाव दिया है कि जो हम YouTube पर जब इसका जो हमारी ज्ञान अनुष्ठान श्रृंखला चल रही है, इसका वीडियो अब हम अपलोड करते हैं, उसमें हम जो सामूहिक फोटोग्राफी हम लोग लेते हैं, तो आज से ही, आज जब हम इसका वीडियो कल सुबह तक या आज रात में हम उपलब्ध कराएंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो सामूहिक फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, अच्छी फोटोग्राफी जिसमें सभी का स्क्रीन हमें दिखाई पड़े, हम उसको उस पे डालने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में 2-4 हम फोटोग्राफी इस तरीके के आज से ही, या जो सर ने निर्देश दिया है इसकी अनुपालना हम आज से ही सुनिश्चित करेंगे, ताकि YouTube के साथ साथ आप लोगों का फोटो कि हाँ आप उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, वह भी हमेशा के लिए आप सभी के पास उपलब्ध हो जाए निःशुल्क। जब भी आप लोग प्रयास करें, जब भी वीडियो खोलें, देखें, तो आपका भी फोटो आप लोगों को दिखाई पड़े। अब समय आ चुका है कि जो ज्ञानदान आज आदरणीय धनजी प्रसाद सर ने दिया है, हम उन्हें इस प्रमाण पत्र के माध्यम से, जो प्रमाण पत्र लगातार हम इस पटल पर देते हैं हमारे आदरणीय विद्वान वक्ताओं को, हम उसके माध्यम से सर को सम्मानित करें आप सबकी आभासी करतल ध्वनियों के साथ। तो मैं अपना स्क्रीन साझा कर रहा हूं। धनजी सर आप हैं कि नहीं? धनजी सर वैसे जुड़े हैं। लेकिन नेटवर्क की समस्या है। जी मैं समझ पा रहा हूँ सर, बस अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं सर। तो यह सर आपको आत्मीय भेंट हमारी तरफ से, जो ज्ञानदान आपने, बहुत ही बहुमूल्य ज्ञानदान आपने बहुत सरल और सहज भाषा में आपने दी है, एक बार पुनः आपकी आत्मीयता को हम प्रणाम करते हैं, और यह प्रमाण पत्र आपको आत्मीय रूप से भेंट देते हैं सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। जी बिल्कुल सर, अवसर नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हमारे पटल को बीच बीच में ऐसे ही ज्ञानवर्धित किया करें सर। सब बहुत कम समय में बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बातें आप बताते हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी, खासतौर पे शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके हमारे जो तमाम सोशल मीडिया व्हाट्सएप के चैनल और ग्रुप्स बनाए हैं वहां पे उपलब्ध कराएं। हम प्रयास करेंगे जो अच्छे हमारे वो रहेंगे उसको हम अपलोड करेंगे। अब समय हो चुका है, आप लोगों को भी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र का लिंक दिया जाए, ताकि आप लोग भी एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त लिंक आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं।
आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें और इसमें कई प्रश्न हम पूछते हैं। वास्तव में रेटिंग का भी एक अंत में हमने ऑप्शन दिया है, जो कार्यशाला का हमारा मेन पोस्टर है उसके साथ। तो आप निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी भी रेटिंग किया करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आप लोगों को जो ज्ञान अनुष्ठान हम लोग निःशुल्क आयोजित कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना समय दे रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ लग रहा है हम सभी का, तो वास्तव में इसकी उपयोगिता आप लोगों के लिए कुछ हो रही है या नहीं। मैं 3 बार आप लोगों के लिए फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दिया हूं, आप लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। मुझे बहुत दुख होता है, बार बार मैं बोलता हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं बीच में इतना महत्वपूर्ण ज्ञानदान जब आचार्य जी दे रहे थे, बीच में लोग प्रमाण पत्र का लिंक मांग रहे हैं। अब मैं क्या समझूं कि आप किस उद्देश्य से इस ज्ञान अनुष्ठान में जुड़ते हैं? क्या आप कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं या केवल प्रमाण पत्र के लिए? मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि यह प्रमाण पत्र बिक्री पटल नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र का लेन देन या पैसे की लेन देन नहीं की जाती है। यह ज्ञान अनुष्ठान आप सभी के आत्मीय सहयोग से हम लोग चला रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता मिशन को जन जन तक पहुंचाना। इसमें आप सबकी सहभागिता हो रही है, हम सभी के लिए यह खुशी की बात है। जो लोग बोल रहे हैं कि फीडबैक फॉर्म का लिंक नहीं खुल रहा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज धनजी सर जब बता रहे थे तो OCR के बारे में भी बताए थे सर, आप स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा सा यही सब तकनीकी कौशल हम लोग विकसित करना चाहते हैं आप जैसे भाषा प्रेमियों के अंदर, कि कभी भी छोटी मोटी चीजों से आप लोग परेशान ना हो। इतना कौशल विकसित कीजिए कि आप तकनीकी कुशलता के माध्यम से अपने हर काम को सहज और आसान तरीके से कर सकें। स्क्रीनशॉट लें, OCR का, गूगल लेंस का उपयोग करें, इमेज को टेक्स्ट में बदलें, उतना टेक्स्ट को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप तुरंत गूगल, जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसमें पेस्ट करें और गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ऐसा होता है, गूगल फॉर्म लिंक मैं दे दिया हूं। बहुत लोगों में ऐसा होता है, जो लोग मोबाइल से जुड़े होंगे उनमें ऐसा हो रहा होगा कि यह हाइपरलिंक के रूप में नहीं आ रहा होगा, इसलिए समस्या आ रही होगी। तो ऐसे में क्या करना है, गूगल मीट का जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यूज करते हैं, सबके मोबाइल में है, उसको अनइंस्टॉल कीजिए। सिक्योरिटी पैकेज जब अपडेट होते हैं तो वो पूरे सिक्योरिटी पैकेज नहीं इंस्टॉल हो पाते हैं, इसलिए इस तरह की समस्याएं आती हैं। साइबर सुरक्षा का भी खतरा आजकल चल रहा है, आप लोगों को पता है। कोई भी लिंक आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वित्तीय रूप से हम सभी अवगत हैं। तो इसलिए जिसमें हाइपर लिंक नहीं आ रहा है, एक बार अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करके दोबारा गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। अगली बार से आपको किसी भी प्रकार का, आप लोग ऐसे बैठक, संगोष्ठी, कार्यशाला में जुड़ते हैं तो फीडबैक फॉर्म का जब भी लिंक कोई दिया जाएगा तो हाइपर लिंक के रूप में आप लोगों को प्राप्त होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इस पटल के माध्यम से हम लोग शुरू किए हैं और लगातार चला रहे हैं। इसमें जिस प्रकार से हम विद्वानों को बुलाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं बार बार, और वो आत्मीय रूप से इस पर आते हैं, घंटे 1.5 घंटे अपना ज्ञान दान देते हैं, समय दान देते हैं। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे जो भारतीय नवांकुर भी हैं, जो भाषा प्रेमी हैं, जो तकनीकी में रुचि रखते हैं, वह भी आगे बढ़ के आए और इस पटल पर अपना हुनर दिखाएं, कुछ सीखें, कुछ ज्ञान दान दें, ताकि हम आपसी सहयोग से हम तीनों पीढ़ियों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जेन अल्फा भी तैयार हो रहे हैं हमारे सामने। तो हम सभी को उस डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत हम उनको सशक्त करना चाहते हैं कि केवल आप कुछ ही चीजों तक सीमित न रहें, आज के बदलते परिवेश के साथ अपने ज्ञान को अद्यतन करें। तकनीकी परिवेश के अनुसार जिस तरीके से AI कॉर्पस या डाटा के माध्यम से ट्रेंड हो रही है, उस प्रकार से आप लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करें। आप देखें, हमारे लिए आदर्श के रूप में नारायण हर्लीकर साहब जुड़े हुए हैं। उनकी उम्र आप देखें, सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारिता जगत से साथ जुड़े हुए हैं, और इतनी तन्मयता के साथ, इतनी सक्रियता के साथ हमारे हर कार्यशालाओं में सर जुड़ते हैं। इस उम्र में मुझे लग रहा है 80 के आसपास होंगे सर। और ऐसे सर के साथ साथ ऐसे कई मैं सक्रिय सुधीजन श्रोता हमारे पटल पे जुड़ते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष के पार है।
अब उन्हें तो प्रमाण पत्र की कोई जरूरत है नहीं, 60 साल के बाद अक्सर लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन क्या करेंगे प्रमाण पत्र लेके। लेकिन कहीं ना कहीं यह पटल उनको आकर्षित करता है कि नहीं, थोड़ा देर जुड़ते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें हमें सीखने को मिले, हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम ना आए, लेकिन हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के लिए वो उपयोगी हो, हम किसी को कुछ बता सके। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए होंगे। सर संस्था के नाम के नीचे क्या लिखा है? क्या संस्था का नाम उसके नीचे कौन सा है? संस्था के नाम के नीचे आपका पदनाम है। पदनाम मीन्स डेजिग्नेशन। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो आप अपना पदनाम लिखे। हाँ, जैसे सहायक आचार्य हैं, सह आचार्य हैं, आचार्य हैं, या किसी दूसरे विभाग में किसी पद पर कार्यरत हैं। अगर शोधार्थी हैं, शोधार्थी लिख दीजिए, अध्येता है, अध्येता लिख दीजिए। वह आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। तो हम इस ज्ञान अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं। अगले सप्ताह हम किसी नए वक्ता के साथ नए विषय पर हम लोग फिर से जुड़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः हम आप लोगों को संदेश दोहराना चाहते हैं, जो हमने पहले भी दिया था, बाबू सर ने भी दी है, कि जो अध्येता जनवरी 2026 सत्र के रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, अंतिम परीक्षा जो जून महीने में हुई थी, 18 तारीख को शायद हुई थी, आप लोगों का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। प्रमाण पत्र के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से स्वयं पोर्टल पर आप लॉगिन करते थे, वीडियो सुनकर पढ़ाई करते थे या पाठ्य सामग्री डाउनलोड करते थे, ठीक उसी प्रकार से जाना है। आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या एक बार मुझे बताएंगे, जो कुछ अध्येता जुड़े हैं जिन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट और समय लगेगा, मैं लाइव डेमो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कैसे प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस प्रमाण पत्र की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रतिभागिता प्रमाण पत्र की नहीं बात कर रहा हूँ। भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसका पाठ्यक्रम जो सीसी के माध्यम से जारी होने वाला था, काफी दिन से प्रतीक्षा में हम लोग थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उसका परिणाम जारी कर दिया गया था, स्कोर कार्ड आप लोगों को आ गया था, लेकिन आप लोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। हम ऐसे अध्येताओं की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैं 1-2 मिनट में आप लोगों को लाइव डेमो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग, क्योंकि मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि हमें लिंक दीजिए, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार दिखा दूं। मैं अगर बताएं किसी को समस्या आ रही है तो हम दिखाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, बिल्कुल। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ संक्षिप्त टिप्पणी देना चाहते हैं? मैं 1-2 मिनट का समय लेता हूं, आप लोगों को स्क्रीन साझा कर रहा हूं, आप लोग देखें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्वयं एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं। गूगल क्रोम पर आप swam.gov.in लिखिए और उसके बाद देखिए, जैसे ही सर्च करेंगे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मांगेगा। लॉगिन पे आप चले जाइए। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपका यूजर आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, वेरीफाई करके आपको कर देगा। मेरा बाय डिफॉल्ट मेरे गूगल से लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए स्वयं में मेरा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, मेरा मेल आईडी शो कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप जाएं माई सर्टिफिकेट, देखिए दूसरा ऑप्शन ही है यहाँ पर ऊपर से। आप फिर से मैं दिखा रहा हूं, जैसे ही लॉगिन होंगे आप यहाँ पर देखिए एक आइकन है जो आपका यूजर आईडी शो करता है। आप इस पे क्लिक करें, एरो पे क्लिक करें, आपका सबसे ऊपर आपका मेल आईडी है जिसके माध्यम से आप लॉगिन किए हैं। याद रखें उसी मेल आईडी से लॉगिन करें जिसके माध्यम से आपने पंजीकरण किया था परीक्षा के लिए या पाठ्यक्रम के लिए। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है माई कोर्स। जो कोर्स आपने इसमें पंजीकरण किया था, एनरोल किया था, वो इसमें दिखाई पड़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है माई सर्टिफिकेट्स का। मैंने माई सर्टिफिकेट पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए जो कोर्स आज तक
आपने एनरोल किया है, जिसके सर्टिफिकेट आपको जारी किए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अब मैं मान लीजिए मैं भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय 2026 में मैंने पूरा किया, तो यहाँ पर सीधे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर है। देखिए इस प्रकार के आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यह पुराना सर्टिफिकेट है, मैं द्वितीय सत्र में था, हो सकता है कि अभी कुछ इसके लेआउट में चेंजेस किए होंगे, तो वो आप लोग डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही है। आप लोग ऐसे लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आप माई सर्टिफिकेट में जाके डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर से साइन आउट कर दें, बस इतना है, बहुत छोटा सा काम है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समस्या नहीं आएगी, आप लोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर अभिलाषा जैन मैम कुछ कहना चाह रही हैं? अभिलाषा मैम, आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैडम, जी सर नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार मैम। जी सर, आपका ये प्रयास बहुत ही शानदार है, खास तौर से रिसर्चर जो है, स्कॉलर्स, उनके लिए, और ज्ञानवर्धक तो है ही। इसी तरह के प्रोग्राम की सर मैं बहुत दिनों से तलाश में थी और इसके लिए मैंने लास्ट ईयर रजिस्टर्ड किया था, परंतु मैं किन्हीं कारणों से सर्विस के चलते और फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते पूरा नहीं कर पाई, तो अभी फिर से रजिस्टर्ड करना होगा? जी हाँ मैम, अगले सत्र मतलब जनवरी 2027 सत्र के लिए जब पंजीकरण की प्रक्रिया अक्टूबर अंतिम माह या नवंबर प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी, आप उस समय फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद पूरी प्रक्रिया जो पिछली बार आपने अपनाई थी, पूरी प्रक्रिया आपको दोबारा अपनानी पड़ेगी। आपको पूरे 15 सप्ताह का असाइनमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, फिर परीक्षा फॉर्म भरनी पड़ेगी और परीक्षा देना पड़ेगा। जी सर। तो पूरी प्रक्रिया दोबारा करके आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकती हैं और एक बेहतरीन प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकती हैं, जिसका उपयोग आप अपने कैरियर की बेहतरी के लिए आप उसका कर सकती हैं। जी सर, सर्टिफिकेट तो सेकेंडरी है, बट जो नॉलेज हमें मिलेगा वो इतना, उसके लिए शब्द नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो नॉलेज हमें गेन हो रहा है, मिल रहा है। एक्चुअली मेरा जो अनुभव रहा है, इंग्लिश के माध्यम से प्रौद्योगिकी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन हिंदी का उसमें जो योगदान और वर्चस्व होना चाहिए वो अब मिल रहा है सर, देखने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप लोग दे रहे हैं हमें। इसकी मैं बहुत दिनों से तलाश में थी। जी 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 मैम, ये केवल हिंदी में नहीं जी, माफी चाहूंगा, अंग्रेजी का जो प्रभुत्व है उसके सामने हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को, जैसे सर अभी अपने व्याख्यान के दौरान भी बता रहे थे कि कम से कम हम पुस्तक सृजित नहीं कर रहे हैं तो हम उसको अनुदित कर सके। हम अनुदित करके उसमें कुछ अपने से जोड़ के जब हम शोध कर रहे हैं या कुछ इस तरह का सृजन कर रहे हैं, तो सृजन करते वक्त कुछ इस तरीके की नई चीजें अपनी भारतीय भाषाओं में हम उपलब्ध कराएं, अपनी भारतीय युवाओं को, अपने भारतीय लोगों को, ताकि वो सहजता पूर्वक अपनी भाषा में सीख सकें। और इसी दिशा में आप देखें, जब बापू सर का पूरे पाठ्यक्रम को 500 से अधिक पृष्ठों का आप डाउनलोड करेंगी तो कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। इसी क्षेत्र में धनजी प्रसाद सर जो उनका ब्लॉग है, गूगल ब्लॉग्स है, आप उस पर जाएं, उनकी पुस्तक है, ये लोग पढ़ेंगी जब आप अपनी भाषाओं में, हिंदी में, क्योंकि अभी अन्य भारतीय भाषाओं में इस तरह की पुस्तक या पाठ्य सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें मैं चाहूंगा कि जो लोग जुड़े हैं अपनी मातृभाषा के, चाहे कन्नड़ के हो, तमिल के हो, मलयालम के हो, उड़िया के हो, बांग्ला के, थोड़ा सा उन्हें सक्रियता दिखानी पड़ेगी। केवल हम दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाएंगे तो कब तक हम चलाते रहेंगे? बिल्कुल सर। थोड़ा सा तो हमें भी ट्रिगर ऑपरेट करना पड़ेगा। जी, आदरणीय जयशंकर बाबू सर का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे वक्ता हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार है सर। अभी शुक्ला जी का भी मैंने सुना था, जो भोपाल से जुड़े हुए थे, उन्होंने पृथ्वी शब्द की जो व्याख्या विभिन्न पुराणों और उपनिषदों से दी थी, वो तो वही चीज मैं चाह रही थी सर, पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पढ़ करके उन चीजों को निकाल पाए। तो बहुत ही शानदार प्रयास है सर आप सभी का। बिल्कुल मैम, जिस व्याख्यान की आप बात कर रही हैं, डॉक्टर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के माध्यम से जी, तो 2 व्याख्यान श्रृंखलाएं समानांतर रूप से हम लोग चला रहे हैं, एक प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार। चूंकि आप पृथ्वी शब्द की बात कर रही हैं
तो हम शब्द यात्रा जो चला रहे हैं प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग आयोजित करते हैं इसी लिंक पर, इसी पटल पर शाम 6 बजे से। और लगातार आचार्य जी ज्ञानदान दे रहे हैं हम लोगों के साथ मिलकर, वह भी पूर्णतः निःशुल्क। अब बात है कि जो ज्ञानदान सर देते हैं, आपके पास समय रहे चाहे न रहे, समय आपके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास समय होगा भी, वह कहीं भी किसी पुस्तक में ढूंढ डालें, वो जल्दी मिलने वाला नहीं है। और सर प्रमाणित ज्ञान देते हैं, और सर हमेशा चैलेंज देते हैं कि अगर आप लोगों को इसमें कोई भी किंतु परंतु लगे, आप लोग प्रश्न पूछें हमसे, हम उसका ससंदर्भ हम यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो सर का जो 4 दशक का अनुभव रहा है, जो गहन चिंतन मनन उन्होंने किया है, कई पुस्तकों का सृजन उन्होंने किया है, उसी का सार इस पटल पर रखते हैं, जो हमें बहुत कम समय में मिल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा ज्ञानदान है सर, जैसा बिल्कुल आज मैम, का बिल्कुल। भी था आज का व्याख्यान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं जुड़ी रहूंगी। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। तो बाबू सर, हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जी 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 उमेश जी धन्यवाद। और डॉक्टर अभिलाषा जैन पांगरे जी का भी हार्दिक आभार, उन्होंने अपनी आत्मीय प्रतिक्रिया दी है। आप कहाँ रहती हैं मैम? मैं छिंदवाड़ा से हूँ सर, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा, जी मध्य प्रदेश। जी। जी। और आपको बता दूं सर कि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ और लेक्चरर भी हूँ फिजिक्स की, लेकिन हिंदी में मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार है कि मैंने एमए किया, वो तो एक डिग्री लेनी थी, और हिंदी को, विज्ञान को हम हिंदी से कैसे बढ़ा सकते हैं, ये प्रयास मेरा रहा है। सरल शब्दों में बहुत सारी कार्यशालाएं चाहिए, क्योंकि मैंने 2011-12 में आपके यहाँ उज्जैन में ज्ञानपीठ जो कार्यशाला की थी तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालयों के आचार्यों के लिए, इसका उद्देश्य यही था कि वे अपने अपने विषय को हिंदी के माध्यम से आगे ले जाएं, और तो उस दिशा में आप अग्रसर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर आप अपनी पुस्तकों के साथ भी इसमें व्याख्यान दे सकती हैं, क्योंकि ये योगदान इसी मंच के आशय के अनुरूप है। और सोनू जी का अभिनंदन, अंत में तो जुड़ते हैं जरूर, बीच में हैं ना हो लेकिन अंत में जरूर जुड़ते हैं। सोनू जी का हार्दिक अभिनंदन। और सोनू जी, मैं चाहूँगा कि आगे, क्योंकि अब तो 100 कार्यशालाएं तो पार पहले ही हो चुकी हैं, और लगातार हम जब चला रहे हैं तो इसको हम निश्चित रूप से और लोगों तक ज़्यादा पहुंचाएं, लिखित रूप में भी, तो उसमें आपका योगदान हम चाहेंगे। जी सर, मेरा प्रयास रहेगा सर। आज थोड़ा किसी कार्यक्रम में गए हुए थे तो व्यस्तता रह गई, मैं लेट से जुड़ पाया। और आज का आपका तो ये पहल के साथ साथ यूट्यूब का लिंक भी ग्रुप में आ जाता है, तो कम से कम मैं इसीलिए बेफिक्र हो जाता हूँ कि अगर ये छूट भी गया तो बाद में मैं इसे भविष्य में सुन लूंगा। तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, तो ये काम कम से कम ये बहुत अच्छा है। और ये कम से कम आने वाले जो युवा यंग हैं, कम से कम उनके लिए ये बहुत ही बेहतर है। मैंने इसका लिंक अपने ग्रुप में भी, मैंने न्यूज ग्रुप में मैंने शेयर किया था, तो कई ऐसे पत्रकार थे जो हमारे बिहार के, जिनको एआई से संबंधित बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, मगर आपके यूट्यूब चैनल पे कई ऐसे वक्ता आए जिन्होंने बात रखा और प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने देखा, उन्हें सुना और समझा। तो मुझे लगता है कि एक सोच की दृष्टि से भी नहीं, अगर कोई जानने के लिए इच्छुक है, सही चीजों के प्रति वो कुछ जानना चाहता है, सजग होना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों को का अवेयरनेस करना, जागरूक करना लोगों का हमारा दायित्व है। और निश्चित तौर पर सर, आपका जब भी कुछ कार्यक्रम होता है तो आशीष रंजन जी की पहली नजर रहती है बनी हुई, जो हमारे बिहार के सीतामढ़ी से हैं, और मैंने उन्हें एजुकेशन के मकसद से उन्हें मैंने कहा है कि IYC में जब भी खबरें बनाना हो तो आप मुझे बनाकर दे दें, विज्ञप्ति वगैरह, तो हम हमेशा इसे प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि आशीष रंजन जी अभी कार्यक्रम में इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उनका प्रभात खबर में डिजिटल पे उनका जॉब निश्चित हो गया है रांची में, रांची प्रभात खबर में। तो अभी वहाँ उनका शाम का जो समय है वो कभी शाम में ड्यूटी में रहते हैं और या सवेरे रहते हैं। तो हमें आपके बारे में बोलते हैं उमेश जी, आपके बारे में भी वो बोलते हैं उमेश सर हमेशा कि हम जुड़ते नहीं है, कम से कम एक बार मेरे बारे में बोल दिया कीजिएगा। तो मुझे लगा कि अगर ये तो अंतिम पल है
और बोलना हमें लगा कि उनके बारे में बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। और अभिलाषा दीदी, आपका सही में आपने जब आप बात रख रही थी तो सही बात बता दूं, उमेश सर का और जयशंकर बाबू सर का काफी योगदान है। और ये ऐसे कार्यक्रम कोरोना काल में आया करता था ऑनलाइन, अब बहुत जगह जो कार्यक्रम है ऑनलाइन बंद हो गया है। तो आपका ये जो कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे कार्यक्रमों को आप खोज रही हैं और हम लोग भी खोजते हैं, क्योंकि अगर जयशंकर सर का साथ अगर हमारा जुड़ाव नहीं रहता तो बहुत सारे कार्यक्रम छूट जाते जो एआई से खासकर संबंधित है। क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, मगर वहाँ अभी बहुत सारी चीजों की पढ़ाई तक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर की भी कमी है। दूसरी कमी ये आ गई है कि छात्र भी और छात्राएं भी वहाँ नहीं पहुंचते हैं। तो कभी कभी दुख होता है इस चीज के लिए। अभी देखिए हमारे झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी ऐसे हालात आ गए हैं कि छात्र अब सड़कों पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है सर आपका ये जो कार्यक्रम है सर, वाकई में हम लोगों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य का ये बहुत बड़ा एक संदेश है। क्योंकि अगर हम कुछ जान पाएंगे और सही चीजों को लोगों तक दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा मतलब अपने आप में इतिहास बनाने का ये काम चल रहा है सर। ये मैं आपको सही में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और मुझे खुशी है कि मुझे आप लोग जैसे लोग मिल गए, नहीं तो ये अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आपसे सर जयशंकर सर आपको भी नहीं जान पाते, उमेश सर को भी नहीं जान पाते। बिल्कुल तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सोनू जी, जयशंकर सर इस एज में और इतनी तत्परता से कार्य कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देखती हूँ और बिल्कुल तत्परता से सारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी सर से पूछा था कि अब मैं क्या करूं, मेरा पिछला छूट गया, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था। तो ये देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है सर, इंस्पिरेशन मिलता है कि हम काम कैसे करें, कितना बिहार करें, से कैसे कहाँ से हैं सोनू जी? जी। मैं अभी मेरा जो घर है मेरा शेखपुरा जिला है, और शेखपुरा ऐसे मेरा वर्क और पैलेस पटना है मेरा, मगर अभी फिलहाल मैं शेखपुरा में हूँ। आप किसी कॉलेज में? हाँ, मेरा जो कॉलेज रहा है वो बिहार यूनिवर्सिटी रहा है मुजफ्फरपुर से। हमारी पत्रकारिता की पढ़ाई हुई है। अच्छा अच्छा, मैं भी बिहार से, इसलिए पूछा मैंने। सोनू जी, अच्छा। मेरा पीएचडी का टॉपिक ही है हिंदी गद्य के विकास में पत्रकारिता का योगदान 20वीं शताब्दी के संदर्भ में। अभिलाषा दीदी, मैं चाहूंगा कि अगर आपका उस विषय से संबंधित कुछ लिखा हुआ पीडीएफ होगा बना हुआ, तो आप एक बार उमेश सर को भेज देंगे, ताकि वो ग्रुप में अगर साझा हो जाएगा तो हम लोग उस और भी जो पत्रकारिता से संबंधित जो छात्र हैं मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मैं खुद भी पढ़ूंगा। और एक बात और मैं बोलना चाह रहा था, जयशंकर सर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर के साथ मेरा हमेशा जब भी हिंदी की भाषा पर जब भी कार्यक्रम होता था तो मैं सर को ढूंढता था, क्योंकि सर जब बात रखते थे तो खुल कर रखते थे और सच्चाई रखते थे, उनके शब्द में निष्पक्षता रहता था। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है और उनके साथ जुड़ जाता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहले सर को मैं ढूंढता था कि सर का कहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि आज का सर का कार्यक्रम कहाँ है, कहाँ चल रहा होगा। हमारे बीच में एक संजीव भनावत सर हैं, कम्युनिकेशन टुडे मैगजीन, जो राजस्थान के हैं, उनके साथ भी हमारा जुड़ाव रहा और केजी सुरेश सर के साथ जुड़ाव रहा। और इन लोगों के साथ जुड़ने के बाद मैंने पत्रकारिता को सही मायने में समझ पाया। वरना संजय द्विवेदी सर हैं जो IIMC के पूर्व महानिदेशक रहे, जो अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो अगर इन लोगों का सानिध्य नहीं मिलता तो सही मायने में पत्रकारिता को मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारे बिहार में जो पढ़ाई से संबंधित जो शिक्षा का हालात है, मतलब क्या बोले, बहुत ही नहीं बोल सकते हैं। और संजोग है कि हमारे विश्वविद्यालय में 2 यंग शिक्षक, एक उज्जवल सर और एक संध्या मैम, इन दोनों का साथ मिला, ये सबसे बड़ी बात रही हमारे लिए। और सर आपके बारे में जब संध्या दीदी को मैं देखता था, प्रोफेसर थी हमारे विश्वविद्यालय में, तो आपके साथ कई बार जब मैं स्क्रीनशॉट लगाता था तो सर मैम पूछती थी कि जयशंकर सर से कब बात हुई आपकी, जयशंकर उज्जवल सर भी पूछते थे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहा। सर आपने अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने की बात की, मैं पहले ही लगा देती हूँ। जो भी मैसेज
जो भी कार्यशाला का मैसेज या आपका वो रोजगार कौशल का या आपकी अभी पांडिचेरी में जो वैकेंसी थी उसका भी मैंने डाला था स्टेटस। जो जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए सर। एक ये मेरा सिद्धांत है, जितना अच्छा कर सकते हैं तो स्टेटस के माध्यम से लोगों के पास जल्दी पहुंचता है आज के दौर में, तो वो प्रयास करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपकी आत्मीयता के लिए हम श्रद्धापूर्वक नतमस्तक